अध्याय 76। राघव चौहान, तुम कमीने अब भी यहाँ आने की हिम्मत कर रहे हो। राघव चौहान के वार्ड में दाखिल होते ही कोमल राठौर गुस्से से दौड़ी। क्या तुम्हें पता है कि तुमने राठौर परिवार को कितना दुखी कर दिया है? कमीने, यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। बूढ़ा आदमी गुस्से से बोला। राघव चौहान ने उन दोनों को कुछ भी नहीं समझा और वार्ड में नजर दौड़ाए। अशिवजीत राठौर वहां था, लेकिन वंशिका राठौर नहीं थी। पिताजी, तुम वंशिका को कहाँ ले गए? राघव चौहान ने ठंडी आवाज में कहा। मुझे पिताजी मत कहो, तुम घर जाओ और यहीं रहो। अब तुम्हें पता है कि तुम वंशिका के बारे में चिंतित हो। जब तुमने यंग मास्टर सिंघानिया को मारा तो तुमने परिणामों के बारे में क्यों नहीं सोचा? अशिवजीत राठौर ने गुस्से से कहा। तुमने कुछ तो किया, लेकिन तुम चाहते हो कि वंशिका तुम्हारी गांड पोंछे। सच में लानत है। तुमने क्या कहा? राघव चौहान का चेहरा अचानक काला पड़ गया, उसकी आंखें अचानक ठंडी पड़ गईं, तलवार की तरह तेज, और अशिवजीत राठौर पर वार किया। क्या तुमने वंशिका को उस कमीने सिंघानिया से माफी मांगने के लिए मजबूर किया था? अशिवजीत राठौर का सिर कुछ देर के लिए सुन्न हो गया और उसकी पीठ पर तुरंत ठंडे पसीने की एक परत उभर आई, मानो कोई बेजोड़ जानवर उसे निशाना बना रहा हो। कुछ देर के लिए उसका दम घुट गया और डर के मारे कुछ देर के लिए उसकी आवाज बंद हो गई। तो क्या हुआ? कोमल राठौर ने व्यंग्य किया। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने ही तो किया है। अब तुम्हारी पत्नी यंग मास्टर सिंघानिया के सामने घुटने टेक कर दया की भीख मांगेगी। ये तुम्हारी असाधारण क्षमता का परिणाम है। अभय सिंघानिया से घुटने टेक कर माफी मांगना। राघव चौहान की आंखें तुरंत लाल हो गईं और उसका गुस्सा मानो उबल पड़ा। इन लोगों ने मेरी राघव चौहान की पत्नी को इतना अपमानित किया। लानत है। बेकार। भविष्य में अपनी याददाश्त बढ़ाओ। उन लोगों से पंगा मत लो जिनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। यंग मास्टर सिंघानिया को वंशिका से प्यार हो गया, उसके साथ खाना खाने की इच्छा रखने में क्या बुराई है? यह उसका सम्मान है। तुम इतने उत्साहित क्यों हो, बेवकूफ? कोमल राठौर अभी भी बकबक कर रही है। झपकी। राघव चौहान ने अचानक उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा और गुस्से से दहाड़ा। कुतिया, शोर मचाओ। अन्नल। एक चीख के साथ कोमल राठौर उल्टा उछला। गोरे गालों पर 5 खून से लाल उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वाह! उसने अपना मुंह खोला और 2 खून से सने सामने के दांत थूक दिए। राघव चौहान ने किसी को मारने की हिम्मत की। इस कमीने के हाथ बहुत अच्छे हैं। राठौर परिवार में हर कोई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, यहाँ तक कि खुद कोमल राठौर भी स्तब्ध रह गई। उसका दिमाग खाली हो गया। याद रखना, अगर तुम्हारे उत्पीड़न की वजह से वंशिका को कुछ हो गया या उसकी पुरानी बीमारी फिर से उभर आई तो मैं वादा करता हूँ, इंद्रप्रस्थ में राठौर परिवार अब और नहीं रहेगा। राघव चौहान ने वार्ड में सभी को ठंडी नजरों से देखा और जाने के लिए मुड़ गया। कमीने, तूने मुझे मारने की हिम्मत की। अभी मेरा काम तमाम नहीं हुआ है। कोमल राठौर को होश आया और वह चीख पड़ी। रुको, कमीने, क्या हिम्मत है? कमीने, तुझे उल्टा कर दिया जाएगा। पुलिस को बुलाओ, इस कमीने को जेल में बंद रहने दो। राठौर परिवार के लोग गुस्से से आग बबूला हो गए। शशांक चौहान ने कुर्सी भी उठा ली और क्रूर चेहरे के साथ राघव चौहान की ओर दौड़े। कमीने, तूने मेरी औरत को छूने की हिम्मत की, मैं तुझे मार डालूंगा। धमाका। राघव चौहान ने मुक्का मारा। एक जोरदार धमाके के साथ वीआईपी वार्ड का दरवाजा चकनाचूर हो गया। यह शशांक चौहान का शरीर तुरंत स्तब्ध रह गया और उसके चेहरे के भाव भी फीके पड़ गए। वह सोच रहा था, अगर यह मुक्का उस पर पड़ जाए तो क्या होगा। राठौर परिवार में भी सब हक्के बक्के रह गए। राघव चौहान, ये कूड़ा, क्या यह अब भी मार्शल आर्ट का उस्ताद है? कूड़े का ढेर। राघव चौहान ने तिरस्कार भरी नजरों से देखा और तेजी से आगे बढ़ गया। उसके पीछे सुई की आवाज सुनाई दे रही है। पता नहीं कब से हो गया। शशांक चौहान ने स्टूल जमीन पर रखा और दरवाजे की ओर दौड़ा। कूड़ा? ये कैसा टूटा हुआ दरवाजा है? ये प्लास्टिक का बना है। डीन कहाँ है? मैं शिकायत करना चाहता हूँ, यह एक टोफू प्रोजेक्ट है। राठौर परिवार में सब लोग होश में आ गए और सब बहुत गुस्से में थे। हाँ, ये दरवाज़ा बहुत बेकार है। वाह, पीपुल्स हॉस्पिटल भी इंद्रप्रस्थ का सबसे अच्छा अस्पताल है। क्या तुम्हारे पास एक अच्छा गेट खरीदने के भी पैसे नहीं हैं? ये बेकार दरवाज़ा उस राघव चौहान की तरह ही बेकार है। अरे, इस बच्चे को भाग जाने दो, इसे धीरे चलना होगा। मैंने इसे इतनी बुरी तरह पीटा है कि यह खुद को संभाल नहीं पा रहा। मेरे सामने गुस्ताखी करने की हिम्मत कैसे की? उफ! दादाजी राठौर ने इस कमरे में जोकर जैसा प्रदर्शन देखा। उनका सिर फिर से गर्म हो गया, उनका सिर झुक गया और वे जमीन पर गिर पड़े। बस हो गया, बूढ़े को फिर से दिमागी रक्तस्राव हो गया है। जाओ और डॉक्टर को बुलाओ। अरे राघव चौहान, क्या सुलह करने के लिए उसे बूढ़े को मारना होगा? वार्ड में फिर से हलचल मच गई। राघव चौहान की बात करो। अस्पताल के गेट से बाहर निकलते ही बटलर प्रताप का फोन आया। मास्टर, मुझे मिल गया। अभय सिंघानिया ग्रुप शाखा में है।
युवा मालकिन, वो बटलर प्रताप हिचकिचाया और दांत पीसते हुए बोला, उसे पता नहीं क्यों, पर वो अभी सिंघानिया परिवार शाखा के दरवाजे पर घुटनों के बल बैठी है। अभय सिंघानिया। राघव चौहान ने दांत पीसकर अपने दांतों के बीच से 3 शब्द निकाले। इस पल उसकी आंखों की ठंडक मानो इस दुनिया की हर चीज को जमा रही हो। एक और शब्द न सुनते हुए राघव चौहान ने तुरंत सिंघानिया की शाखा के लिए एक टैक्सी बुलाई। दूर से मैंने वंशिका राठौर की कमजोर आकृति को कंपनी के गेट पर अपमानित होकर घुटनों के बल बैठे देखा। उसने अपना सिर गहराई से झुका लिया। इतनी नाजुक और लाचार, तूफान में फंसी नाव की तरह कभी भी पलट सकती है। सिंघानिया परिवार शाखा के 20 से ज्यादा कर्मचारी इधर उधर देख रहे थे और इशारा कर रहे थे। छी छी, क्या ये वही नहीं है, वंशिका राठौर? कहा जाता है कि इस महिला का नाम कॉलेज में रहते हुए इंद्रप्रस्थ की सबसे खूबसूरत स्कूल की लड़की अचानक हमारी कंपनी के दरवाजे पर घुटने क्यों टेक रही है? कौन जाने, शायद न्यूरोपैथी हो। क्या तुम प्रेसिडेंट सिंघानिया से अपना ख्याल रखने की भीख मांग रही हो? मैंने सुना है कि तुमने हमारी प्रेसिडेंट सिंघानिया को नाराज कर दिया है। तुम यहाँ घुटने टेक कर माफी क्यों मांग रही हो? छी छी, प्रेसिडेंट सिंघानिया, तुम हमसे पंगा लेने की हिम्मत क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ सुंदर होने के कारण तुम अवज्ञाकारी हो सकती हो? क्या अब तुम लोहे की प्लेट पर लात मार रही हो? तरह तरह की टिप्पणियां, व्यंग्य और अपमान बहुत कठोर। छी छी, ये कौन है? इसी समय एक तुच्छ और मजाकिया आवाज आई। क्या ये घमंडी और अहंकारी वंशिका राठौर नहीं है? तुम्हें क्या हो गया है? हमारी कंपनी के दरवाजे पर घुटने टेक कर क्या तुम चीनी मिट्टी के बर्तन छूना चाहती हो? या बच्चा मानगून? अभय सिंघानिया 2 अंगरक्षकों से घिरा हुआ बाहर आया। कल पिटाई का सबक सीखकर अब वह जहां भी जाता है अंगरक्षकों को साथ ले जाता है। युवा स्वामी सिंघानिया, कल मैं गलत था, मैं आपसे माफी मांगता हूं, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, कृपया राठौर परिवार को जाने दीजिए। वंशिका राठौर के चेहरे पर अपमान के भाव से दांत पीस गए। राठौर परिवार को जाने दीजिए। अभय सिंघानिया अचंभित रह गई। मैं बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार हूं, लेकिन मैं अभी भी योजना बना रही हूं। मैंने कोशिश भी नहीं की, तुम गिर पड़े। ठीक है, अभय सिंघानिया ने व्यंग्य किया, मैं राठौर परिवार को जाने दे सकता हूं, लेकिन 2 शर्तें हैं। पहली, तुम मेरे साथ 1 महीने तक सोओ। दूसरी, मैं चाहती हूं कि तुम्हारा निकम्मा पति तुम्हारी जगह ले, यहां घुटने टेके और सबके सामने मुझसे माफी मांगे। तुम वंशिका राठौर थोड़ी देर के लिए पीली पड़ गई। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो बाहर निकल जाओ, राठौर परिवार खत्म होने का इंतजार कर रहा है। अभय सिंघानिया ने विनम्रता से मुस्कुराया। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, एक काली परछाई तेजी से ऊपर आए। अभय सिंघानिया, बस यही 2 शब्द, तुम खत्म हो चुकी हो, कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। राघव चौहान ने वंशिका राठौर को उठाया, अभय सिंघानिया को ठंडी नजरों से देखा और कायरता से कहा। अध्याय 77। क्या तुम बेवकूफ हो? तुम उन कमीनों के लिए खुद को क्यों बिगाड़ना चाहते हो? अपनी बाहों में पीली वंशिका राठौर को देखकर राघव चौहान गुस्से से भर गया। क्रोधित और व्यथित, काफी देर तक घुटनों के बल बैठने से उसके सफेद घुटने बाहर निकल आए थे और खून रिसकर सफेद स्कर्ट को लाल कर रहा था। उन्हें तो पहले ही बाहर निकाल दिया गया है, फिर भी तुम उन लोगों के जीवन मरण की परवाह क्यों करते हो? राघव चौहान ने अपना सिर झुकाया और एक हल्की सांस ली, उसकी आंखें दुख से भरी थीं। तुम यहाँ क्यों हो? वापस जाओ, मैं यहाँ सब संभाल सकता हूँ। राघव चौहान को देखकर वंशिका राठौर थोड़ी देर के लिए घबरा गया और उसने बहादुर बनने की भी कोशिश की। इसी समय अभय सिंघानिया ने भी प्रतिक्रिया दी। राघव चौहान को देखकर दुश्मन जब मिलते हैं तो बहुत ईर्ष्या करते हैं। लेकिन राघव चौहान की बात सुनकर वह हंस पड़ा। बेटा, तुम क्या कह रहे हो? मैं तो बर्बाद हो गया, सिर्फ इसलिए कि तुम एक निकम्मे दामाद हो। मुझे धमकी देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज मैं सचमुच उत्सुक हूँ। बताओ, तुम मुझे सिर्फ अपनी बकवास की वजह से कैसे मरने दे सकते हो? उसके चेहरे पर व्यंग्य था। तुम अपनी पत्नी की तरह मेरी कंपनी के दरवाजे के सामने घुटने टेककर मेरी कंपनी को घुटने टेकने पर मजबूर नहीं करना चाहोगे, है ना? हाँ, हमारी कंपनी के सारे फर्श उच्च गुणवत्ता वाले संगमरमर से बने हैं। चिंता मत करो मिस्टर सिंघानिया, अगर वह घुटने भी टेक दे, अगर वह फर्श का एक टुकड़ा भी तोड़ दे, तो मैं ही हारा हुआ समझा जाऊंगा। ये बच्चा, इसे बंदर ने मजाक करने के लिए बुलाया था। मेरी पत्नी ने घुटनों के बल बैठकर अपना अपराध स्वीकार किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जबरदस्ती करने का नाटक करने की? सिंघानिया की शाखा के कर्मचारी जोर से हंस पड़े। जितना हंसना है हंस लो, जल्दी हंस नहीं पाओगे। राघव चौहान ने अभय सिंघानिया की ओर देखा। आज जो हुआ उससे मैं बहुत गुस्से में हूं और इसके परिणाम गंभीर होंगे। तुम्हें होशपूर्वक राठौर समूह के द्वार पर जाकर घुटने टेकने चाहिए। अगर तुम मेरे खुद ऐसा करने का इंतजार करोगे तो मैं वादा करता हूं तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। सीने में गड़गड़ाहट है, लेकिन चेहरा किसी सपाट झील जैसा है। राघव चौहान का चेहरा इस समय शांत है, लेकिन हर शब्द गूंज रहा है।
आंखें सिकुड़ी हुई हैं और एक शक्तिशाली आवेग फूट पड़ा है। सोते हुए शेर की तरह उसने अपनी आंखें खोल दीं, लोगों को डर और कांपने पर मजबूर कर दिया। ये राघव चौहान है, वह निकम्मा दामाद। अभय सिंघानिया का दिल कांप उठा। इस पल उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह राघव चौहान की आंखों में सीधे देख सके। उसकी बाहों में लेटी वंशिका राठौर भी दंग रह गई। मेरे दिल की गहराइयों से ऐसा दबंगपन और आत्मविश्वास, क्या ये वाकई राघव चौहान है? मैं कहो, तुम सच में शेखी बघार सकते हो? क्या मुझे जानबूझकर घुटने टेकने चाहिए? तुम खुद ही कर लो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम खुद को क्या समझते हो? अभय सिंघानिया को लगा कि उसके सामने वाला आदमी जरूर कोई मनोरोगी होगा, एक ऐसा मनोरोगी जिसे पागलपन है। मैं यहाँ कब से एक मनोरोगी के साथ बीप कर रहा हूँ। बदकिस्मती, सचमुच बदकिस्मती, उसे कुत्ते जैसा एहसास हुआ और वह मुस्कुराकर बोला, ये युवा मालिक तुम्हारे खुद करने का इंतजार कर रहा है। कायम मत बनो। वह एक मनोरोगी से बात करने के लिए बहुत आलसी था, इसलिए वह मुड़ा और कंपनी में चला गया। कुछ कदम चलने के बाद वह रुका, फिर अपना सिर घुमाया और वंशिका राठौर को एक भयंकर मुस्कान दी। राठौर परिवार, मरने का इंतजार करो। वंशिका राठौर का चेहरा और भी पीला पड़ गया। तुम्हें अभय सिंघानिया को इस तरह उकसाना नहीं चाहिए था। हालांकि वह सिंघानिया परिवार का बेटा नहीं है, फिर भी उसका उपनाम सिंघानिया ही है। सिंघानिया समूह की ताकत बहुत ज्यादा है। उनके सामने राठौर परिवार कुछ भी नहीं है। उसे नाराज करके हम उसके अंजाम नहीं भुगत सकते। हाल राघव चौहान मुस्कुराया, इंद्रप्रस्थ में ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं, राघव चौहान, पंगा न ले सकूं। क्या तुम भूल गए, मैंने अनिका सिंघानिया को बचाया और मिस्टर अधिराज सिंघानिया का भी इलाज किया। थोड़ा सा अभय सिंघानिया, क्या बात है? राघव चौहान गंभीर दिखे। भविष्य में तुम्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं है। क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? एक दिन एहसान खत्म हो ही जाएगा, और अभय सिंघानिया का तो कहना ही क्या कि पहले मुझे नीचे रखो। वंशिका राठौर ने आधा बोलना ही था कि उसे एहसास हुआ कि वह राघव चौहान की बाहों में है और उसका सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया। सार्वजनिक रूप से इतनी अंतरंग मुद्रा में होना उसके लिए पहली बार था। तुम्हारे घुटने में चोट लगी है और चलने में दर्द हो रहा है। तुम्हें अस्पताल ले जाकर पट्टी बांध दूंगा। राघव चौहान अपनी बाहों में उस कोमल सुगंध और कोमल जैद को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इस समय पीपुल्स हॉस्पिटल ऑपरेशन रूम के बाहर राठौर परिवार में हर कोई बेचैनी से इधर उधर भटक रहा था। शशांक चौहान ने कोमल राठौर को दिलासा देते हुए कहा, कोमल, चिंता मत करो, मैंने किसी को डीन चेन को ढूंढने के लिए कहा है ताकि वह खुद सर्जरी कर सके और दादाजी जरूर ठीक हो जाएंगे। क्रंच उसके बोलने से पहले ही ऑपरेशन रूम में मौजूद लोग खुल गए। जैसे ही डॉक्टर बाहर आए, राठौर के परिवार ने उन्हें घेर लिया। डीन चेन, मेरे पिताजी को क्या हुआ है? क्या दादाजी जाग रहे हैं? चेन डांगिंग का चेहरा भारी था। दादाजी राठौर के 2 दिमागी टुकड़े ही समय में रक्तस्राव शुरू हो गया। ऑपरेशन बहुत मुश्किल है और वह बूढ़ा और गरीब है। हालांकि हमने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेरे पिताजी मर गए। अशिवजीत राठौर और विक्रम राठौर पीले पड़ गए और कांपती आवाज में चेन डांगिंग को बीच में ही टोक दिया। कोमल राठौर और बाकी लोग भी घबराए हुए लग रहे थे। श्री राठौर परिवार के शिखर हैं। अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो राठौर परिवार अपनी रीढ़ खो देगा और पल भर में बिखर जाएगा। नहीं, मैं अभी भी गहरे कोमा में हूं और स्थिति बहुत खराब है। हो सकता है कि मैं भविष्य में कभी जाग न पाऊं। चेन डैंकिंग ने कहा। डीन चेन, कृपया कोई उपाय सोचिए, हम कोई भी रकम देने को तैयार हैं। चेन डांगिंग ने अपना सिर हिलाया, ये पैसे की बात नहीं है। मुझे शर्म आ रही है। चेन के पास सीमित चिकित्सा कौशल है और वह वास्तव में असहाय है। अब मैं बस यही प्रार्थना कर सकता हूं कि श्री राठौर खुद जाग जाएं। क्या कोई और रास्ता नहीं है? क्या आप क्योटो या जादुई राजधानी जोंगहाई से कुछ विशेषज्ञों और प्रोफेसरों को बुला सकते हैं? राठौर परिवार में सभी ने उत्सुकता से कहा, किसी को बुलाओ। चेन डांगिंग के दिमाग में एक विचार कौंधा और उसे एक व्यक्ति का ख्याल आया। सब लोग, इंद्रप्रस्थ में एक युवा प्रतिभाशाली डॉक्टर हैं, मास्टर चौहान, और वे एक्यूपंक्चर और मोक्सीबस्टन में माहिर हैं। सिंघानिया परिवार का बूढ़ा भी गंभीर रूप से बीमार था और उसके लक्षण कुछ हद तक बूढ़े राठौर जैसे ही थे। उसने जादुई सुइयों के एक सेट से बूढ़े सिंघानिया को वापस जिंदा किया। अगर आप उसे बुला सकते हैं तो शायद मरीज को अभी भी बचाया जा सकता है। मास्टर चौहान ने श्री सिंघानिया को ठीक किया। राठौर परिवार में सभी लोग तुरंत खुश हो गए। डीन चेन, क्या आपके पास मास्टर चौहान का संपर्क विवरण है? चेन डांगिंग ने कहा, अभी नहीं, लेकिन मैं आपको पता लगाने में मदद कर सकता हूं। डीन चेन, अगर हम मास्टर चौहान को आमंत्रित कर सकते हैं तो हम 10 लाख भी देने को तैयार हैं। विक्रम राठौर ने कहा, 10 लाख? चेन डैंकिंग ने आंखें घुमाई। मास्टर चौहान ने सिंघानिया परिवार से 1 अरब का इनाम भी नहीं मांगा, तो उनका मजाक मत उड़ाओ। 1 अरब? राठौर परिवार में सब दंग रह गए। डॉक्टर होने से कितना पैसा मिलता है?
अगर आप बैंक लूट भी लें तो भी इतना नहीं लूट सकते, है ना? डीन चेन, मजाक बंद करो, 1 अरब कौन दे सकता है? राठौर परिवार में सब लोग व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ मुस्कुराए। चिंता मत करो, मास्टर चौहान एक दयालु डॉक्टर हैं जो पैसों को गोबर की तरह इस्तेमाल करते हैं। ऐसे उच्च उत्साही और सदाचारी गुरु की बात तुम घटिया लोग समझ नहीं सकते, डीन चेन ने सम्मानपूर्वक कहा। मैं उनसे संपर्क करने की पूरी कोशिश करूंगा, उनका इलाज होगा या नहीं ये गुरु के मूड पर निर्भर करता है। राठौर परिवार में सब चिंतित थे, क्या होगा अगर वह नहीं मानता है? चेन डांगिंग ने कहा, तो चेन कुछ नहीं कर सकता। अगर गुरु नहीं मानेंगे तो मैं उनके लिए तब तक घुटने टेकता रहूंगा जब तक वे मान नहीं जाते। विक्रम राठौर ने दांत पीस लिए। हाँ, अगर गुरु चौहान नहीं माने तो हम सब घुटने टेककर उनसे विनती करेंगे। अगर हमें विश्वास नहीं हुआ तो हम उन्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगे, कोमल ने दृढ़ता से कहा। अध्याय 78। कुछ लोग बेहोश मिस्टर राठौर को वापस वार्ड में ले आए। बातचीत के बाद आप शांत नहीं बैठ सकते, क्योंकि कंपनी अभी भी सील बंद है और आशीष राठौर और उसका बेटा अभी भी जेल में बंद हैं। अगर मामला एक दिन भी नहीं सुलझा तो इसका असर बहुत बुरा होगा। बूढ़ा आदमी यहाँ है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम सब जल्दी से कोई रिश्ता ढूंढ लो और सिंघानिया परिवार के गुस्से को शांत करने का कोई रास्ता निकालो, विक्रम राठौर ने गहरी आवाज में कहा। वंशिका राठौर को क्या हो रहा है? उस कमीने राघव चौहान को फिर से गड़बड़ मत करने देना, लीना ने भौहें चढ़ाईं। मैं फ़ोन करके पूछूंगी। अशिवजीत राठौर ने तुरंत अपना मोबाइल फ़ोन निकाला, लेकिन जब उसने फ़ोन किया तो वंशिका राठौर के फ़ोन पर दिखा कि वह सेवा क्षेत्र से बाहर है। यह अशिवजीत राठौर के चेहरे के भाव बदल गए। मुझे पता था कि चाचा का घर कूड़े से भरा है और मैं उनमें से किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती, कोमल ने दांत पीसते हुए कहा। भाई शशांक, मुझे तुम्हें परेशान करना ही होगा। ठीक है, इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं जाकर कोई रिश्ता ढूंढूंगी और युवा मास्टर अधिराज सिंघानिया से विनती करूंगी। शशांक चौहान ने वादा करते हुए उसकी छाती थपथपाई और फिर चला गया। चौहान के समूह में जाओ और दादाजी गण से मदद मांगो। जब तक बूढ़ा बोलता रहेगा सिंघानिया परिवार की इज्जत नहीं गिरेगी। कोमल भी एक शब्द कहकर चली गई। नाजुक वक्त में हमें अभी भी कोमल राठौर पर निर्भर रहना पड़ता है। ये सही है, कोमल राठौर और शशांक चौहान के बिना हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। अशिवजीत, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा और अपनी बेटी और दामाद को अच्छी तरह पढ़ाना होगा। क्या बकवास है? देखो, बूढ़ा इतना गुस्से में था कि बेहोश हो गया, पूरी कंपनी बंद कर दी और दूसरे बाप बेटे को जेल भेज दिया। अगर इस बार पिताजी जाग गए तो वे तुम्हें कभी भी आसानी से नहीं जाने देंगे। तुम्हारा पूरा परिवार राठौर परिवार का पापी है, क्या तुम्हें पता है? लोगों के एक समूह ने पहले कोमल और बाकी दो की तारीफ की और फिर अशिवजीत की ओर उंगली उठाई, जिसे मौखिक आलोचना कहा गया। अशिवजीत राठौर का चेहरा पीला पड़ गया और उसने अपने मन में राघव चौहान के पूर्वजों की 18 पीढ़ियों का अभिवादन किया। राठौर परिवार दक्षिणी शहर इंद्रप्रस्थ में स्थित है। इस समय बेइजिंग जिले का मेट्रो प्रवेश द्वार। राघव चौहान और वंशिका राठौर लोगों के प्रवाह के साथ बाहर निकले और सड़क के किनारे आ गए। राघव चौहान के कुछ समझाने के बाद वंशिका राठौर ने आखिरकार राठौर परिवार के मामलों को नज़रअंदाज करने का मन बना लिया, लेकिन वह घर जाकर अशिवजीत राठौर और उसकी पत्नी का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। सीधे शब्दों में कहें तो दादाजी का जन्मदिन कुछ ही दिनों में आने वाला है और जो डिंगलिंग और उनकी पत्नी के बारे में कहा जा रहा है कि वे एक बड़ा व्यापारिक सौदा कर रहे हैं और जब कोई महत्वपूर्ण क्षण आता है तो वे भाग नहीं सकते और नहीं आ सकते हैं। अशिवजीत राठौर और उनकी पत्नी राठौर परिवार में हुई इतनी बड़ी घटना से बच नहीं सकते थे। राठौर परिवार में इतनी बड़ी घटना से फिर उन्होंने सुषमा राठौर को एक संदेश भेजा, राठौर के परिवार की जगह उसका जन्मदिन मनाने के लिए स्वेच्छा से, और फिर राघव चौहान को बेइजिंग जिले में ले आईं। मैं कुछ समय के लिए अपने दादाजी के घर छिपने की योजना बना रही हूँ। रास्ते में राठौर परिवार को परेशान होने से बचाने के लिए राघव ने वंशिका का मोबाइल फ़ोन ले लिया और राठौर परिवार के सभी कॉल ब्लॉक कर दिए। दोनों ने कुछ देर इंतजार नहीं किया। दो कारें, एक फोक्सवैगन और एक मर्सिडीज बेंज, उनके बगल में एक के बाद एक खड़ी हो गईं। कार का दरवाज़ा खुला और दो युवक युवतियां फोक्सवैगन में चढ़े और उतरे। पुरुष सुंदर और आकर्षक है और महिला फैशनेबल और खूबसूरत है। मर्सिडीज बेंज के ऊपर एक युवक आलीशान कपड़ों और बेहतरीन स्वभाव का है। वह दूसरी पीढ़ी का एक अमीर युवक लग रहा है। चचेरी बहन, मैं तुम्हें मिलवा दूं, ये मेरी मंगेतर अथर्व सिंह हैं। रुक्मिणी राठौर पास आए, वंशिका राठौर का हाथ पकड़ा और गर्मजोशी से उनका परिचय कराया। नमस्ते चचेरी बहन। नमस्ते। दोनों ने नमस्ते कहा। यह अथर्व सिंह हैं, एक पूरी तरह से अमीर दूसरी पीढ़ी के। उनकी उम्र 30 साल से कम है। वे वर्तमान में 2 बड़ी कंपनियों के अध्यक्ष हैं। वे अपने परिवार पर निर्भर नहीं हैं और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करते हैं। उनकी व्यक्तिगत संपत्ति 1 अरब से ज्यादा है। मर्सिडीज बेंज वाले का परिचय देते समय रुक्मिणी राठौर खुशी से
झूम उठे और बहुत उत्साहित थे। अभी शादी नहीं हुई है, बिल्कुल अमीर आदमी। चचेरी बहन, तुम्हें इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। वंशिका राठौर ने भौहें चढ़ाईं। इस समय अथर्व सिंह ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाया। मैंने रुक्मिणी राठौर से पहले सुना था कि उसकी चचेरी बहन एक खूबसूरत महिला है जो लाखों में अनोखी है। मुझे लगा कि वह बड़ा चढ़ाकर कह रही है। आज जब मैंने उसे देखा तो पाया कि वह अभी भी शालीन है। मुझे लगता है कि पूरे इंद्रप्रस्थ में मुझे मिस राठौर से ज्यादा खूबसूरत महिलाएं नहीं मिल सकती। सच कहूं तो मेरा नाम अथर्व सिंह है। आपसे मिलकर खुशी हुई। तारीफ के लिए शुक्रिया। विनम्रता दिखाते हुए वंशिका राठौर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हालांकि जब वह उसे छोड़ना चाहती थी तो अथर्व सिंह ने उसे कसकर पकड़ लिया। तुरंत वंशिका राठौर का चेहरा काला पड़ गया। श्रीमान सिंह, कृपया अपना सम्मान करें। मुझे माफ़ करना मिस राठौर, आप बहुत खूबसूरत हैं। मैं थोड़ी देर के लिए पागल हो गया था। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ करना। जैसे ही अथर्व सिंह ने उसका हाथ छोड़ा, उसने एक सज्जनता भरी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखें सूरज की तरह थीं, गर्म और दबंग। अथर्व सिंह तुरंत हंसा और बोला, आपका नाम क्या है मिस राठौर? ये बहुत स्वाभाविक है, इसलिए मैं आपको वंशिका कहूँगा। पास आओ। चलो इसे मिस राठौर कहते हैं। आखिरकार मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, इसलिए मुझे अभी भी प्रभाव पर ध्यान देना है। वंशिका राठौर ने कहा। क्या? रुक्मिणी राठौर का चेहरा बदल गया। चचेरी बहन, आपने अपने खुशमिजाज पति को तलाक नहीं दिया है। रुक्मिणी राठौर, आप किस बारे में बात कर रही हैं? हमारे पति पत्नी का रिश्ता बहुत अच्छा है। वंशिका राठौर ने सिचुआन शैली में भौहें चढ़ाईं, 2 कदम पीछे हटे, राघव चौहान का हाथ थामने की पहल की और परिचय कराया। यह मेरे पति राघव चौहान हैं। नमस्ते। शिष्टाचारवश राघव चौहान ने नमस्ते कहने की पहल की। अथर्व सिंह की आंखें थोड़ी शरारती थीं और उसने राघव चौहान की आंखों में देखा, जिससे जाहिर हो गया कि वह दयालु नहीं है। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। रुक्मिणी राठौर ने तो घृणा से शिकायत भी की। चचेरे भाई, मैंने तुम्हें सच में यकीन दिला दिया है। तुम बेकार हो। क्या तुमने उन्हें 3 साल तक पाला है? अगर तुम तलाक नहीं देते तो क्या इसलिए कि तुमने भावनाएं पाल ली हैं? अरे रुक्मिणी, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? एक कुत्ते को कई सालों तक पाला जाता है और उसकी भी भावनाएं होती हैं। ये सामान्य है। चलो पहले घर चलते हैं। माता पिता अभी भी हमारे खाने का इंतजार कर रहे हैं। अथर्व सिंह की आंखों में व्यंग्य का एक संकेत दिखाई दिया। उसने दरवाज़ा खोला और कार में बैठ गया। चलो चचेरे भाई, गाड़ी में बैठो। मुझे पता है तुम आ रहे हो। मेरे माता पिता और दादाजी घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये देखकर रुक्मिणी राठौर ने बिना कोई कारण बताए वंशिका राठौर को गाड़ी में खींच लिया। एक धमाके के साथ भीड़ भाग गई। अरे जल्दी रुको, राघव चौहान अभी तक गाड़ी में नहीं बैठा है। वंशिका राठौर जल्दी में है। कोई बात नहीं, युवा मास्टर सिंह भी मेरे घर खाना खाएंगे। राघव चौहान को युवा मास्टर सिंह को साथ रहने दो। रुक्मिणी राठौर ने मुस्कुराते हुए कहा। बेटे, मैं तुम्हें जानता हूँ। कहा जाता है कि तुम्हारी शादी को 3 साल हो गए हैं और तुमने और वंशिका ने अभी तक सेक्स नहीं किया है ना? अथर्व सिंह ने राघव चौहान को मजाक से देखा। मुझे सच में तुमसे हमदर्दी है। इतनी खूबसूरत पत्नी की रखवाली करना और उसे छूना पाना कितना दर्दनाक है। दर्द। राघव चौहान हल्के से मुस्कुराया। भाई औसतन हर दिन 3 नए आसन इस्तेमाल करता है, क्या मैं तुम्हें बताऊं? उसने अथर्व सिंह के कंधे पर गंभीरता से थपथपाया। युवक, अगर तुम्हें जलन हो रही है तो ज्यादा फिल्में देखो। जो सुना है उसे लोगों को मत बताओ। तुम जानते हो, ये भी सुना है कि तुम नपुंसकता के साथ पैदा हुए हो। क्या मैं इसे गंभीरता से ले रहा हूँ? भाई के साथ काम करते हुए भाई ने तुम्हें मारने के लिए बिजली बुलाई है। राघव चौहान ने मन ही मन उपहास किया। निमल अथर्व सिंह के गालों की मांसपेशियां कांप उठीं। उसका चेहरा थोड़ा बदसूरत हो गया और उसने तुरंत उपहास किया। बेटे, इसे मत उड़ाओ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस पर विश्वास करूंगा? तुम कौन हो? मानो या न मानो, यह मेरा काम नहीं है। राघव चौहान ने आंखें घुमाईं, मानो तुम मूर्ख हो। मैं कौन हूँ? अथर्व सिंह गर्व से मुस्कुराया। मैं सिंह समूह का पहला वारिस हूँ और मैं सूचीबद्ध कंपनी का अध्यक्ष हूँ। उसने दूर एक महंगी अचल संपत्ति की ओर इशारा किया। यहाँ देखो, जहाँ तक तुम्हारी नजर जाती है ये सब मेरे सिंह परिवार की संपत्ति है। और तुम कौन हो? उसने राघव चौहान को तिरस्कार से देखा और उसके शब्दों में एक ऊंची और प्रबल श्रेष्ठता का भाव प्रकट हुआ। वंशिका राठौर से मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करो, क्या तुम इसके लायक हो? इंद्रप्रस्थ में छोटे से सिंह परिवार को दूसरे दर्जे का परिवार नहीं माना जा सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शर्मिंदा करने की? राघव चौहान के चेहरे पर तिरस्कार झलक रहा था। मैं क्योटो में चौहान परिवार का पहला वारिस हूँ। राज्य को देखते हुए ये भी एक प्रथम श्रेणी का धनी परिवार है। सैकड़ों अरबों का धन जुटाया जा सकता है। तुम मेरी तुलना किससे कर रहे हो? अलसोल, राघव चौहान ने गंभीरता से चेतावनी दी। वंशिका, तुम मुझे भी बुला सकते हो। सिर्फ तुम क्योटो में चौहान परिवार के युवा स्वामी के पास वापस जाओ।
अथर्व सिंह ने उस बेवकूफ़ की आंखों में देखा, तुम शेखी बघाड़ने में बहुत माहिर हो। उसने अपना सिर हिलाया और अचानक उसे लगा कि इस तरह के व्यक्ति से बहस करना तो बिल्कुल ही अनुचित है। उसने दरवाज़ा खोला और मर्सिडीज बेंज में बैठ गया। खिड़की बंद करके उसने अपना सिर बाहर निकाला और मजाक करते हुए कहा, युवा मास्टर चौहान, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए टैक्सी बुलाऊं? मेरी मर्सिडीज बेंज कार के मैट हज़ारों में हैं। अगर आप उस पर बैठने आए तो मुझे डर है कि अगर आप गंदे हो गए तो आप उसका खर्च नहीं उठा पाएंगे। माफ़ करना, मर्सिडीज बेंज बहुत सस्ती कार है, मेरी नानी उसमें सिर्फ किराने का सामान खरीदने के लिए ही बैठेगी। राघव चौहान ने हल्के से कहा, ठीक है, मेरी माँ आज देखना चाहती हैं कि आप ली के घर जाने के लिए किस तरह की कार लेते हैं। अथर्व सिंह जोर से हंसा। धमाका। इसी समय एक मेबैक कार जोर की आवाज़ के साथ मर्सिडीज बेंज के पिछले हिस्से से टकराई, जिससे मर्सिडीज बेंज 10 मीटर दूर उड़ गई। मेरे काओ, आखिर किसने मुझे मारा? अथर्व सिंह गुस्से से भर गया। अगर उसने सीट बेल्ट न बांधी होती तो आज वह कितनी बुरी तरह गिर जाता। कार का दरवाज़ा धक्का देकर खोला और सह पायलट पर बेसबॉल का बल्ला उठा लिया। अथर्व सिंह के चेहरे पर एक गंभीर भाव था, अपने पोते को, जो गाड़ी चलाना नहीं जानता था, सबक सिखाने के लिए तैयार। लेकिन जब वह कार से बाहर निकला तो वह हक्का बक्का रह गया। मैंने देखा कि एक काली रोल्स रॉयस फैंटम वहीं खड़ी थी जहां उसने पहले पार्क की थी। 4 अंगरक्षक, जिनकी आभा बहुत तेज थी और जो अनुभवी सैनिकों और राजाओं जैसे लग रहे थे, सम्मानपूर्वक कार के पास खड़े हो गए और दरवाज़ा खोला। गुरुजी, कृपया कार में बैठ जाए। फिर अथर्व सिंह की उदास निगाहों के नीचे राघव चौहान शांत चेहरे के साथ कार में बैठ गया। धमाका। दरवाज़ा बंद हुआ और रोल्स रॉयस फैंटम धीरे धीरे चली गई। चारों अंगरक्षक तुरंत मेबैक में सवार हो गए और रोल्स रॉयल का पीछा करने लगे। अथर्व सिंह ने जैसे ही अपना मुंह खोला, उसमें एक अंडा भी समा गया। ये कैसे हो सकता है? काओ, मेरी कार को टक्कर मारी और उसका पैसा भी नहीं दिया, बस भाग गया। अगले ही पल, जैसे ही अथर्व सिंह को इसका एहसास हुआ, वह चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। अध्याय 79। जल्दी से, क्या हो रहा है? क्या वह आदमी सचमुच चौहान परिवार का युवा स्वामी है? असंभव, बिल्कुल असंभव। उदास चेहरे के साथ अथर्व सिंह गोल गोल घूमता रहा और कुछ बुदबुदाता रहा। क्या तुमने गलत व्यक्ति को पहचान लिया? या वह बच्चा आक्रामक होने का नाटक करने के लिए कार की नकल कर रहा है? राघव रुको, तुम अमीर आदमी होने का नाटक करना चाहती हो? भाई, आज मैं तेरे मुंह पर तमाचा मारूंगा। हानचुआई अथर्व सिंह को बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि राघव चौहान एक अमीर परिवार का बेटा है। मजाक कर रहा हूँ, मैंने कभी किसी अमीर परिवार के दामाद के बारे में नहीं सुना जो किसी का दामाद बन गया हो। क्या ये बकवास नहीं है? क्या अमीर लोग इस इंसान को खो सकते हैं? आखिरकार उसने दांत पीसते हुए किसी को फ़ोन करके 2 पोस्ट भेजने को कहा, गैस पैडल को अंत तक दबाया और ली विला की ओर चल पड़ा। बस यहीं रुक जाओ, मैं खुद अंदर जाऊंगा, ज़्यादा शोर मत करो। ली के विला से ज़्यादा दूर नहीं, राघव चौहान ने ड्राइवर और अंगरक्षकों को खुद वापस जाने के लिए कहा और फिर पैदल ही वहां चला गया। जब राघव विला में दाखिल हुई तो वंशिका के चाचा, चाची, दादा और अन्य लोग उसे बातचीत करने से रोक रहे थे। वे बहुत उत्साहित थे और माहौल बहुत सुहावना था। जैसे ही राघव अंदर आया, ली परिवार के चेहरे अचानक से उतर गए। उसके चेहरे पर साफ साफ घृणा थी। चाचा परमानंद राठौर तो सीधे ही कह दिया, वह यहाँ क्यों है? राघव चौहान, यंग मास्टर सिंह कहाँ हैं? तुम अकेले क्यों हो? रुक्मिणी राठौर ने भौहें चढ़ाकर पूछा। राघव चौहान ने पहले सबका अभिवादन किया, खैर वह जूनियर है इसलिए शिष्टाचार नहीं छोड़ा जा सकता। फिर उसने कहा, ओह, यंग मास्टर सिंह का कार एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए उन्हें बाद में आना पड़ सकता है। क्या? रुक्मिणी राठौर तुरंत भड़क गया, साले, जैसे ही तू यंग मास्टर सिंह की कार ले गया, यंग मास्टर सिंह का कार एक्सीडेंट हो गया। देख तुझे, तुम कितने खतरनाक हो। माफ़ करना, मैं कभी उसकी गाड़ी में नहीं बैठा, राघव चौहान ने हल्के से कहा। रुक्मिणी राठौर का चेहरा एक पल के लिए जम गया, फिर रुक गया। राघव चौहान वंशिका राठौर के पास गया और चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर बाद अथर्व सिंह ऊँट वह पहले दरवाजे के पास गया, लेकिन उसे न तो रोल्स रॉयस दिखाई दी और न ही मेबैक। फिर उसने जानबूझकर ली के नौकरों से पूछने को कहा और पता चला कि राघव आ गया था। तुरंत उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव उभर आया। जरूर, ये किसी अमीर परिवार का नया अंगरक्षक होगा। वह व्यवसाय से परिचित नहीं है, इसलिए उसने गलत व्यक्ति को अंदर आने दिया। आधे रास्ते में इस लड़के की पहचान पता चल गई और उसे फिर से बाहर निकाल दिया गया। क्या बकवास है, वह घटिया अंगरक्षक कहाँ है? कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने बेन की कार को टक्कर मार दी। अरे बाप रे, इतनी पेशेवर योग्यता के साथ क्या तुम्हें बाहर आने में शर्म आ रही है? वह कुछ देर दरवाजे पर गालियां देता रहा, फिर चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव लिए अंदर चला गया। जब वह आया तो ली परिवार बहुत उत्साहित था। सब खड़े होकर हूटिंग करने लगे और गर्मजोशी दिखाने की गुहार लगाने लगे।
अथर्व सिंह मुस्कुराया, एक एक करके जवाब दिया और घमंडी चेहरे से राघव की तरफ देखा। लड़के, क्या तुम्हें ये खाली जगह दिख रही है? युवा मास्टर चौहान, आपकी रोल्स रॉयस और अंगरक्षक कहाँ हैं? तुमने उन्हें क्यों नहीं देखा? क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने तुम्हें बीच रास्ते में ही फेंक दिया हो? बैठने के बाद उसने आधी मुस्कान के साथ राघव को देखा। लड़के, तुम नाटक क्यों नहीं करते? क्या रोल्स रॉयस और अंगरक्षक? ली परिवार में सभी लोग चौंक गए और राघव चौहान की ओर असमंजस भरी नजरों से देखने लगे। क्या हो रहा है? क्या ये गलत है? इन दोनों बातों का राघव चौहान जैसे किसी व्यक्ति से क्या लेना देना हो सकता है? तुम क्या कह रहे हो? मैं समझ क्यों नहीं पा रहा हूँ। राघव चौहान भावशून्य भाव से देखने लगे, मानो मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। जरूर, मैंने गलत व्यक्ति को स्वीकार कर लिया होगा, इस डियाओसी की हिम्मत ही नहीं हुई। अथर्व सिंह ने मन ही मन व्यंग्य किया और मुंह से व्यंग्य किया, तुम शेखी क्यों नहीं बघारते? शेखी बघारते रहो, क्या तुम्हारी कीमत अरबों में नहीं है? क्या तुम कुछ अंगरक्षकों से घिरे हुए बाहर जाकर रोल्स रॉयस नहीं ले गए थे? राघव चौहान हल्के से मुस्कुराए, क्या इसका तुमसे कोई लेना देना है? अगर मैं बाहर जाकर बैठ जाऊं तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्या हो रहा है? वंशिका राठौर ने धीमी आवाज में पूछा। कुछ नहीं। राघव चौहान ज्यादा कुछ कहने के लिए बहुत आलसी है। हालांकि ली परिवार में सब सुन सकते थे। ये घटिया राघव अभी भी यंग मास्टर सिंह के सामने शेखी बघार रहा है। क्या बकवास है? क्या तुम पागल हो? क्या जमीन से जुड़ा इंसान होना अच्छा नहीं है? बेकार तो बेकार है। अगर अपनी इज्जत बचानी है तो थप्पड़ मारो और मोटा होने का नाटक करो। वंशिका, तुम्हें कौन मिला? परमानंद राठौर, रुक्मिणी राठौर और बाकी लोग इतने बड़बोले थे कि उन्होंने राघव को अपने थूक से लगभग डुबो ही दिया। वंशिका भी थोड़ा शर्मिंदा हुआ और राघव को घूरने से खुद को नहीं रोक सका। कोई बात नहीं, तुम किस बात पर शेखी बघार रहे हो? ठीक है, आज खुशी का दिन है, किसी बेकार चीज की वजह से सबका मूड खराब मत करो। आखिरकार दादाजी आनंद राठौर उदास चेहरे के साथ खड़े हुए। सब आ गए हैं, चलो खाना खाते हैं। सब लोग डाइनिंग रूम में आ गए। दोनों नानी मेज पर खाना परोसने लगीं। आइए युवा मास्टर सिंह, यहाँ बैठिए। रुक्मिणी अथर्व सिंह के साथ बैठिए। परमानंद राठौर ने सीटें लगानी शुरू कर दीं। वंशिका, यहाँ आइए और युवा मास्टर सिंह के बगल में बैठिए। क्या यह उचित नहीं है? वंशिका राठौर दंग रह गया। छोड़िए, मैं राघव के साथ बैठूंगा। क्या अनुचित है? चाचा की आंखें चौड़ी हो गईं और उनका चेहरा उदास हो गया। मैंने कहा था कि यहीं बैठो और यहीं बैठो। अथर्व सिंह एक धनी परिवार से थे और इससे भी ज्यादा सराहनीय बात यह है कि उनमें असाधारण क्षमताएं हैं और उन्होंने कम उम्र में ही अपना व्यवसाय शुरू कर दिया था। पूरे इंद्रप्रस्थ को देखते हुए अथर्व सिंह जैसे युवा और प्रतिभाशाली युवा मास्टर बहुत कम हैं। उनके बगल में बैठकर आप भी इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाकर व्यवसाय प्रबंधन और व्यवसाय संचालन में कुछ अनुभव प्राप्त कर सकती हैं। वंशिका राठौर ने मना कर दिया, लेकिन उसकी चाची ने उसे सीधे खींचकर बैठा दिया। तुम्हारे चाचा सही कह रहे हैं, नासमझ लड़की, इस मौके का फायदा उठाओ। मेरी बात सुनो, बैठ जाओ। ठीक है, सब बैठ जाओ, खाना खाते हैं, बूढ़े ने बोल दिया। हालांकि राघव उस समय भी खड़े थे। परमानंद राठौर ने अभी उनके लिए सीट की व्यवस्था नहीं की थी। पता नहीं ये जानबूझकर हुआ या अनजाने में ली परिवार के पिता पुत्र को उनकी याद आ गई। शर्मिंदा? अजीब, बिल्कुल नहीं। राघव हल्के से मुस्कुराए, कुर्सी खींची और अकेले बैठ गए। कुछ लोग वाकई बहुत धूर्त होते हैं। अगर कोई बैठने की जगह नहीं देता तो वो खुद ही इंतजाम कर लेते हैं। रुक्मिणी राठौर ने व्यंग्य किया। रुक्मिणी, इस बारे में बात मत करो, क्योंकि वो नर्म खाना खाने की हिम्मत रखती है। मुझे तुम्हारे इस बारे में बात करने से कोई डर नहीं है। अथर्व सिंह ने आधी मुस्कान के साथ कहा। वंशिका, यंग मास्टर सिंह के साथ एक ड्रिंक ले लो, चाची ने आग्रह किया। मैं तुम्हें बता दूं, यंग मास्टर सिंह वाकई इतने अच्छे इंसान हैं जितना हजारों में कोई नहीं। तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना होगा। वंशिका, कुछ लोगों को अगर हार माननी ही है तो उन्हें हार मान लेनी चाहिए। चाचा ने राघव की तरफ देखा, मानो उनका कोई गहरा मतलब हो। तुम 20 साल से ज्यादा के हो गए हो और जवानी के दिन गिने चुने रह गए हैं। अपना समय बर्बाद मत करो। चाचा, अब मैं ठीक हूँ, वंशिका ने कहा। परमानंद राठौर ने इतने तीखे शब्द पर तुरंत आंखें घुमाईं। इस भतीजी को क्या हुआ? क्या हो सकता है कि वह इस घटिया राघव के साथ काफी समय से रह रही हो और उसे संक्रमण हो गया हो? जो सिंदूर के करीब हैं वे लाल हैं, जो स्याही के करीब हैं वे काले हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। क्या बात है? तुम्हारे पास तो 2 गाड़ियां भी नहीं हैं, तो बाहर जाते समय मेट्रो लेना ठीक है। परमानंद राठौर बहुत कमजोर था और उसका दिल भी टूट गया था। वंशिका, मैं जिलान के कमरे में बहुत समय से रह रहा हूँ और मुझे उसकी सुगंधित खुशबू नहीं आती। अबालोन शहर में लंबे समय तक बिना उसकी बदबू के रहो, सिर्फ इसलिए कि तुम एक निकम्मे आदमी से लंबे समय से शादी कर रही हो। तुम घुल मिल नहीं सकती और तुम्हारी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी।
राघव शांत दिख रहा था, उसने इस तरह का छोटा मोटा दृश्य बहुत बार देखा था। वंशिका राठौर ने जबरदस्ती मुस्कुराया। ओंडे, चलो आज इस बारे में बात नहीं करते, है ना? अरे! परमानंद राठौर ने राघव को कड़वी नजरों से देखा और आह भरी। अध्याय 80। खाने के बाद पुरेली परिवार ने अथर्व सिंह की तरह तरह से तारीफ की। राघव की एक लहर खुलेआम और चुपके से व्यंग्य कर रही थी। अथर्व को अपनी बसंती हवा पर बहुत गर्व था और उसकी उत्तेजक निगाहें समय समय पर राघव पर पड़ती रहती थीं। खैर, मैं 2 दिन और नहीं रुक सकता, और राघव को इसकी परवाह नहीं है, जब तक कोमल का रवैया ऐसा ही रहेगा। खाने के बाद अथर्व सिंह ने रुक्मिणी राठौर को आंख मारी। रुक्मिणी राठौर ने शांति से सिर हिलाया, वंशिका का हाथ थामा और स्नेह से मुस्कुराए। बहन वंशिका, क्या हम आज रात क्रूज पर चलें? वंशिका ने मना कर दिया। नहीं, मैं आज थोड़ी थकी हुई हूँ, चलो जल्दी सो जाते हैं। कल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में मशहूर घड़ियों की प्रदर्शनी होगी, चलो साथ में खरीदारी करते हैं। रुक्मिणी राठौर ने फिर कहा। मशहूर घड़ियाँ? वंशिका राठौर हिचकिचाया। मुझे घड़ियाँ पहनने की आदत नहीं है। वंशिका, तुम गलत हो। अथर्व सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। घड़ी किसी व्यक्ति का सुरक्षित बिजनेस कार्ड होती है और यह उसके स्वभाव को काफ़ी बेहतर बना सकती है। अगर तुम अपने करियर में कुछ हासिल करना चाहते हो, एक सफल उद्यमी बनना चाहते हो और उच्च वर्ग में शामिल होना चाहते हो, तो तुम्हें सबसे पहले एक शानदार घड़ी से शुरुआत करनी होगी। वंशिका, अथर्व सिंह सही कह रहा है, कौन सा सफल व्यक्ति घड़ी नहीं पहनता? दादाजी भी बोले, सफलता का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि तुम क्या पहनते हो, और तुम्हारा स्वभाव ऐसी चीज नहीं है जिसे घड़ी से उजागर किया जा सके। मुझे लगता है कि रोसी अपने असली रूप में रह सकती है और सब ठीक रहेगा। अचानक राघव ने बीच में ही टोक दिया। चुप रहो तुम, एक घटिया यहाँ कैसे बीच में बोल सकते हो? रुक्मिणी राठौर का चेहरा बदल गया और उसने तुरंत डांटा। तुम सच में बेशर्म हो। तुम एक मशहूर घड़ी खरीदकर वंशिका को देने का खर्च नहीं उठा सकते और फिर भी बेशर्मी से इतनी सारी टेढ़ी मेढ़ी बातें करते हो। तुम स्वभाव और सफलता का भी जिक्र करते हो, नरम खाना खाने वाले घटिया इंसान। अगर वंशिका उस समय गंभीर रूप से बीमार न होती और उसे कोई खुश करने वाला मिल जाता, तो वह तुम जैसे निकम्मे से प्यार कैसे कर पाती? ली परिवार में सब मुंह खोले एक दूसरे को घूरने लगे। एक पल के लिए राघव पर हजारों लोगों ने आरोप लगाए, मानो दुनिया से कोई बहिष्कृत हो। अथर्व सिंह की आंखों में तिरस्कार की एक झलक थी। लड़के, क्या तुम बेन से एक औरत छीनने के लायक हो? राघव स्तब्ध था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस दुनिया को क्या हो गया है। तुम जहां भी जाते हो, क्या तुम सब इतने घमंडी हो? पैसे की ऐसी नंगी पूजा भट्टी में बैठी औरत से कैसे अलग है? क्या ये लोग पैसे मिलने पर अपने आप पैर फैला देते हैं? ये लोग पैसे के गुलाम बनना इतना पसंद करते हैं। कुछ मत कहो, मैं कल जाकर देखूंगा। वंशिका राठौर थोड़ा असहज महसूस कर रहा था और उसे डर था कि झगड़ा और बढ़ जाएगा, इसलिए वह सिर्फ बोल ही पाए। ली परिवार में सबने हार मान ली। खाने के बाद सब लोग तितर बितर हो गए और चाचा परमानंद राठौर ने राघव को रोकने के लिए बुलाया। राघव, कृपया यहीं रुकें, मुझे आपसे कुछ कहना है। राघव ने वंशिका राठौर को पहले बाहर जाने का इशारा किया और बैठ गए। क्या बात है चाचा, क्या वंशिका सुंदर है? परमानंद राठौर ने पूछा। देश और शहर को मात दे दो, राघव ने कहा। परमानंद राठौर ने फिर पूछा, तुम्हारा फिगर कैसा है? बिल्कुल सही। क्या स्वभाव लाजवाब है? 10,000 में एक, बहुत बढ़िया। परमानंद राठौर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। रूप तेजस्वी है, फिगर एकदम सही है और स्वभाव भी लाखों में एक है। पूरे इंद्रप्रस्थ को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ऐसी कई महिलाएं हैं जो इतनी अच्छी हो सकती हैं। वंशिका जितनी उत्कृष्ट है ना, राजधानी में भी वंशिका जैसी बहुत कम महिलाएं हैं, राघव ने गंभीरता से कहा। तो फिर मैं पूछता हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम वंशिका के लायक हो? परमानंद राठौर का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने पूछा। एक प्रतिभाशाली पुरुष और एक सुंदर दिखने वाली महिला, दोनों ही एकदम सही जोड़ी हैं। राघव चौहान थोड़ा मुस्कुराया। परमानंद राठौर गुस्से से लगभग हंस पड़ा। प्रतिभा? क्या तुम्हारी प्रतिभा नरम खाना खाने में है? राघव के जवाब का इंतजार किए बिना उसने अधीरता से हाथ हिलाया। मैं तुमसे बकवास करने के लिए बहुत आलसी हूँ, मैं तुम्हें रखूंगा। बस एक बात, तुम वंशिका के लायक नहीं हो। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे जानबूझकर छोड़ दोगे। वह एक फीनिक्स है जिसका भाग्य आकाश में उड़ना है। परमानंद राठौर ने तिरस्कार से देखा। और तुम एक जंगली कुत्ता हो जिसका कोई घर भी नहीं है। तुम दोनों, अब आगे बात करना नामुमकिन है। राघव नाराज नहीं हुआ, बल्कि गंभीर लग रहा था। चाचा, मैं पूछता हूँ, आपको कैसे पता चला कि मैं वंशिका के लिए काबिल नहीं हूँ? क्या आपके पास कोई विला है? क्या आपके पास कोई लग्जरी कार है? क्या आपके बैंक कार्ड में 9 अंकों की जमा राशि है? परमानंद राठौर के चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव था। कुछ भी नहीं है। वंशिका से मुकाबला करने के लिए तुम्हारे पास क्या है? बस अपनी मोटी चमड़ी पर भरोसा करो जिसे गोली नहीं भेद सकती।
राघव ने भौहें चढ़ाईं, तुम्हारी नज़रों में वंशिका कितनी घटिया औरत है। परमानंद राठौर घृणा से भर गया। बेटे, मेरे सामने आक्रामक होने का नाटक मत करो, जानते हो तुम दामाद हो, एक बेकार आदमी जिसे अपनी पत्नी का सहारा है, और फिर भी तुम नेक होने का नाटक करना चाहते हो। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, वंशिका शायद इसे न चाहे, लेकिन आपको इसे देना ही होगा। अथर्व सिंह जैसा सुंदर युवक वंशिका के लिए एकदम सही जोड़ी है। वह सिंह समूह का पहला उत्तराधिकारी है और उसकी पारिवारिक संपत्ति अरबों से ज्यादा है। गुआंगबेई शहर में 3 आलीशान इमारतें हैं जिन्हें सिंह परिवार ने विकसित किया है। उसकी उम्र 25 साल से भी कम है और वह पहले ही 2 शक्तिशाली कंपनियां स्थापित कर चुका है। वंशिका उसके साथ है, वह पल भर में इंद्रप्रस्थ के उच्च वर्ग में शामिल हो जाएगी। यह एकदम सही जोड़ी है। परमानंद राठौर ने राघव को घूरा, उसकी आंखें तिरस्कार से भरी थीं। तुम घटिया इंसान हो। वंशिका का जहां भी मजाक उड़ाओगे, वंशिका के लिए और क्या ला सकते हो। हाँ हाल। राघव हल्के से मुस्कुराए और उनके मुंह के कोने से अहंकार झलक रहा था। यह इंद्रप्रस्थ में एक दोयम दर्जे का परिवार है, इसमें शेखी बघारने की क्या बात है। ऐसा कौन सा विला और हवेली का जखीरा है जिसका जिक्र करना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। ये एक छोटा सा इंद्रप्रस्थ है तो क्या है। मेरी नज़र में ये चीन की पूरी ज़मीन है, पूरी दुनिया। ज्यादा देर नहीं लगेगी जब मैं वंशिका को एक ऐसी औरत बना दूंगा जिससे पूरा शिंजो और यहाँ तक कि पूरी दुनिया ईर्ष्या करेगी। वो पूरी दुनिया का केंद्र बिंदु होगी, यही तो शान है। पागल पागल। परमानंद राठौर गुस्से से लाल हो गया और राघव को घूरते हुए बोला, कमीने, तुम्हारे पास और कोई हुनर नहीं है, लेकिन जब तुम शेखी बघारते हो तो बहुत ताकतवर हो जाते हो। तुम उसे दुनिया का केंद्र बिंदु बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हो। अपने मुंह से हम। बेशर्म चीज। उसने गुस्से से खर्राटे लिए और चला गया। मैं राघव जैसे लोगों से कुछ भी कहने के लिए बहुत आलसी हूं। कल की प्रसिद्ध घड़ी प्रदर्शनी में वंशिका को स्वाभाविक रूप से राघव, इस घटिया इंसान और अथर्व सिंह के बीच का अंतर पता चल जाएगा। परमानंद राठौर की पीठ की ओर देखते हुए राघव हल्के से मुस्कुराया। लेकिन कोई बात नहीं, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। वंशिका का चेहरा राघव के मन में उभर आया। उस दिन जब मेरा राजा लौटेगा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं हमेशा के लिए एक शहर बन जाऊंगा। रात गहरी। सोने से पहले वंशिका ने राघव से पूछा कि अंकल, वह किस बारे में बात करना चाहते हैं। राघव ने लापरवाही से कुछ औपचारिक शब्द कहे और बस सोने ही वाले थे। रुक्मिणी राठौर दौड़कर अंदर आई, ये बहाना बनाकर कि उसने उसे बहुत समय से नहीं देखा है और उसके पास फुसफुसाने के लिए बहुत कुछ था। उसने वंशिका राठौर को साथ सोने के लिए अपने कमरे में घसीटने पर जोर दिया। राघव को अकेला छोड़ दो, बस मैं नहीं चाहता कि वंशिका राठौर मेरे साथ सोए। शायद ये सिंह के लिए ही बना है। राघव के मन में एक विचार कौंधा और उसके मुंह के कोने पर तिरस्कार का भाव उभर आया। अध्याय 81। सारी रात खामोश। अगले दिन सुबह सुबह रुक्मिणी ने हिम्मत जुटाई और मेकअप करके कपड़े पहनने लगी। सब कुछ बहुत औपचारिक था, मानो उसकी शादी हो रही हो। बहन वंशिका, जल्दी चलें। अथर्व सिंह ने कहा है कि वे दोनों निकल चुके हैं। अथर्व सिंह के पास हर दिन ढेरों मौके होते हैं, 1 मिनट में लाखों लोग होते हैं। हम लोगों को इंतजार नहीं करवा सकते। जब लगभग 10 बज गए तो उसने जल्दी से वंशिका राठौर से कहा, ठीक है, मैं राघव को बुलाती हूँ। वंशिका राठौर मान गई और दरवाजे से बाहर चली गई, लेकिन रुक्मिणी ने घृणा से उसे पकड़ लिया। तुम उसे किस लिए बुला रही हो। आज एक प्रसिद्ध घड़ी प्रदर्शनी है और किसी भी घड़ी की कीमत लाखों में होती है। इंद्रप्रस्थ का एक प्रसिद्ध व्यक्ति, उसकी बकवास तो वहां के माहौल से बिल्कुल मेल नहीं खाती, है ना। वंशिका का चेहरा काला पड़ गया। रुक्मिणी, राघव तुम्हारे चचेरे भाई हैं, तुम्हें उनका सम्मान करना चाहिए। मैं तुम्हें उन्हें बेकार कहने की इजाज़त नहीं दूंगा, और अगर वो नहीं गए तो मैं भी नहीं जाऊंगा। वंशिका के चेहरे पर बहुत गंभीर भाव थे। अरे, मैं सच में तुम्हारी बहुत तारीफ करती हूँ। रुक्मिणी का रंग थोड़ा बदल गया, उसकी आंखें घूम गईं और उसने फिर कहा, तो फिर तुम कुछ और सुंदर कपड़े क्यों नहीं पहन लेती। मेरे पास एक सफ़ेद ड्रेस है जो तुम्हारे फिगर पर खास तौर पर जंच रही है। ये कहते ही उसने तुरंत अलमारी से स्कर्ट निकाल ली। उसे सबक सिखाने के बाद वंशिका माहौल को थोड़ा शांत करना चाहती थी, इसलिए उसने सहमति में सिर हिलाया। जब उसने ड्रेस पहनी तो रुक्मिणी की आंखें सीधी हो गईं। चचेरी बहन, मुझे आखिरकार समझ आ गया कि मैंने यंग मास्टर सिंह को तुम्हारी फोटो और वीडियो क्यों दिखाए और वह तुम्हारे प्यार में पड़ गए। तुम बहुत सुंदर और आकर्षक हो। मुझे तो लगा कि मेरे घर कोई परी आ गई है। अगर मैं मर्द होता तो मुझे तुमसे प्यार हो जाता। इस तारीफ से वंशिका राठौर को शर्मिंदगी महसूस हुई। बकवास बंद करो, चलो चलते हैं। वंशिका ने राघव को फोन किया और वे तीनों रुक्मिणी के ग्रुप में चले गए। रास्ते में रुक्मिणी ने घृणा से देखा। राघव, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मेरी कार की चीज़ों से छेड़छाड़ मत करना। ईमानदारी से बैठ जाओ, अगर तुमने मेरी कार गंदी की तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा।
राघव ने भौहें चढ़ाईं और जैसे ही वह कुछ कहने ही वाला था, वंशिका राठौर ने रुक्मिणी राठौर को डांटा। ये देखकर उसने अपनी बात छोड़ दी, आंखें बंद कर लीं और मन को शांत किया। जल्द ही कार किंगफैंग प्रदर्शनी केंद्र की पार्किंग में पहुंच गई। राघव ने इधर उधर देखा। पार्किंग लग्जरी कारों, मर्सिडीज बेंज और बीएमडब्ल्यू से भरी हुई थी, जिन्हें यहाँ लो एंड मॉडल माना जाता है। देखा, यही तो लोगों के बीच का अंतर है। रुक्मिणी ने देखा कि राघव आसपास की लग्जरी कारों को देख रहा था और व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, इस प्रदर्शनी का स्तर बहुत ऊंचा है। आपको यह मौका देने के लिए मिस्टर सिंह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्या आपको पता है, अगर वह न होते तो आप जिंदगी में कभी इतनी ऊंची जगह पर नहीं आ पाते। आज का अनुभव वापस जाने के बाद आप 1 साल तक इस पर गर्व कर सकते हैं। राघव हल्के से मुस्कुराए, मेरे लिए इस तरह का आयोजन अपेक्षाकृत साधारण है। मैंने एक बार ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में एक युवावस्था समारोह आयोजित किया था और उसमें शामिल होने आए सभी मेहमान क्योटोल के प्रथम श्रेणी के परिवार थे। छी, जब तक तुम्हारे पास मूंगफली है तुम इतने नशे में नहीं होगे। रुक्मिणी दुनिया का सबसे मज़ेदार मजाक सुनने वाली थी और वह तिरस्कार से बोली, तुम ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में युवावस्था समारोह आयोजित कर रहे हो और ये लड़की अभी भी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर किंग खान को हस्तमैथुन करते हुए देख रही है। राघव हल्के से मुस्कुराए और ज्यादा कुछ नहीं बोली। रुक्मिणी को लगा कि राघव को ग्लानि हो रही है और उसने तुरंत फिर से व्यंग किया। दूसरी ओर वंशिका राठौर की आंखों में आश्चर्य और अनिश्चितता के भाव थे। उसकी और राघव की शादी को 3 साल हो गए हैं और वे दिन रात एक दूसरे का सामना करते रहते हैं। उसे लगता है कि वह राघव के बारे में थोड़ा बहुत जानती है। जब वह बोल रहा था तो उसकी आंखें और व्यवहार बहुत आत्मविश्वास और शांत थे और ऐसा लग रहा था कि वह बिल्कुल भी बकवास नहीं कर रहा है। क्या उसने जो कहा वह सच है? उसके दिमाग में एक साहसिक विचार आया। क्रंची इसी समय एक वाइन रेड पोशकाइन उनके पास आकर रुकी। अथर्व सिंह पहले नीचे आया। इसके तुरंत बाद अथर्व सिंह ने लाल गुलाबों का एक गुलदस्ता पकड़ा। उसके चेहरे पर एक धूप भरी मुस्कान थी और उसने वंशिका राठौर को प्यार से देखा। वंशिका, ये तुम्हारे लिए है। ये फूल कल बल्गेरिया गुलाबों के देश से आया है। हवाई जहाज से ये सुबह इंद्रप्रस्थ पहुंच जाएगा। कुछ भी, मैं तुम्हें सबसे अच्छा देना चाहता हूँ। वाह, क्या ये कुछ ज्यादा ही रोमांटिक नहीं है? रुक्मिणी ने उत्साह से कहा, बहन वंशिका, मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है। वंशिका ने भौहें चढ़ाईं और मना करने ही वाली थी। अचानक राघव एक कदम आगे बढ़ा, अथर्व सिंह के हाथ से फूल छीन लिया और उसे फेंक दिया। बहुत सटीक, उसे 10 मीटर दूर कूड़ेदान में फेंक दिया गया। कमीने, राघव, तुम क्या कर रहे हो? रुक्मिणी एक पल के लिए चौंक गया और फिर गुस्से से आग बबूला हो गया। तुम्हें मुझे स्पष्टीकरण देना होगा। जैसे ही अथर्व सिंह ने राघव को घूरा, उसकी आंखों में गुस्से की एक झलक दिखाई दी। राघव ने बिना किसी हड़बड़ी के उसकी तरफ देखा। मुझे माफ करना, मेरी पत्नी को पराग से एलर्जी है। कृपया अगली बार ऐसा मत करना। अगर तुम्हारे टूटे हुए फूलों की वजह से मेरी पत्नी की बेमिसाल खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ गई तो मैं तुम्हें वहीं पीट पीट कर मार डालूंगा। क्या तुम्हें यकीन है? सच या झूठ? अथर्व सिंह को शक हुआ। वंशिका राठौर ने जल्दी से कहा, अच्छा, मुझे सचमुच पराग से एलर्जी है। कृपया मुझे आगे से फूल मत भेजना। वंशिका, मुझे बहुत माफ करना। अथर्व सिंह ने तुरंत माफी मांगी। कोई बात नहीं, चलो अंदर चलते हैं। वंशिका राठौर ने कहा। 5 लोगों का एक समूह प्रदर्शनी केंद्र के गेट की ओर चल पड़ा। नमस्ते, कृपया मुझे अपना निमंत्रण पत्र दिखाओ। गेट पर 4 सुरक्षा गार्डों ने विनम्रता से 5 लोगों को रोक लिया। अरे, मेरी याददाश्त तो देखो, मुझे बहुत अफसोस है, मैं इसे लेना भूल गया। अथर्व सिंह ने एक एक करके अपने माथे पर थप्पड़ मारे, 4 निमंत्रण पत्र निकाले और माफी मांगते हुए सुरक्षा गार्ड को थमा दिए। सुरक्षा गार्ड ने 5 लोगों की तरफ देखा, फिर अपने हाथ में रखे निमंत्रण पत्र को देखा और भावशून्य भाव से कहा, 4 निमंत्रण पत्रों के साथ सिर्फ 4 लोग ही अंदर आ सकते हैं। तुम में से कौन रुकेगा? ओह, मेरी याददाश्त तो देखो, सब खत्म हो गया। एक व्यक्ति गायब है। मुझे क्या करना चाहिए? अथर्व सिंह ने झुंझलाहट से राघव की तरफ देखा, एक ऐसी मुस्कान के साथ जो मुस्कान नहीं थी। या मैं नहीं जाऊंगा, राघव को तुम्हारे साथ खेलने के लिए आने दो। युवा मास्टर सिंह, तुम क्या मजाक कर रहे हो? रुक्मिणी ने तुरंत कहा, ये कबाड़ हमारे साथ खेलने क्यों आ रहा है? मुझे डर है कि उसने तो ये भी नहीं देखा कि मशहूर घड़ी कैसी दिखती है। खैर, वो भी बेचारा है और अंदर जाते ही बस उसे देखता रहता है। उसके पास घड़ी खरीदने के लिए पैसे होना नामुमकिन है। क्यों ना हम उसे दरवाजे के बाहर हमारा इंतजार करने दें? क्या ये बुरा नहीं है? अगर आपके पास इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं तो भी आप अपनी आंखों का आनंद ले सकते हैं। अथर्व सिंह ने दिखावा तो किया, लेकिन उसकी आंखों के कोनों में छिपा व्यंग्य उसकी असली आंतरिक सोच को उजागर कर रहा था। उसने जानबूझकर ऐसा किया, वंशिका राठौर के सामने राघव को शर्मिंदा करने के लिए। यह आसान है, जब हम घड़ी खरीद कर बाहर आएंगे तो हम उसे दिखा सकते हैं। रुक्मिणी और अथर्व सिंह हंस पड़े।
ये बढ़िया उपकरण है। अथर्व सिंह ने राघव के कंधे पर थपथपाया। युवा गुरु चौहान, मैं आपको दरवाजे पर हमारा इंतजार करवा दूंगा। वंशिका राठौर के हाव भाव बदल गए। छोड़ो, मैं भी नहीं जाऊंगा। तुम? अरे चचेरे भाई, तुम क्या कह रहे हो? कोई भी नहीं जा सकता, लेकिन तुम नहीं जा सकती। रुक्मिणी खुद को रोक नहीं पाए, उसने वंशिका को खींच लिया और अंदर चली गई। चलो, इस कचरे की चिंता मत करो, मैं बेकार हूँ, मेल को कौन दोष दे सकता है? नहीं, वंशिका राठौर दृढ़ थी। वंशिका, पहले अंदर जाओ, बाद में कोई मुझे निमंत्रण भेजेगा। राघव धीरे से बोला। छी, किसी ने तुम्हें निमंत्रण पत्र भेजा है? तुम खुद को क्या समझते हो? रुक्मिणी का चेहरा तिरस्कार से भरा था। दियाओसी तो दियाओसी है। अपनी हास्यास्पद गरिमा के लिए उसने अपने सूजे हुए चेहरे को मोटा होने का नाटक करने के लिए मजबूर किया। ये कहकर उसने वंशिका राठौर को भी अंदर खींच लिया। अथर्व सिंह के अंदर आने से पहले उसने राघव की तरफ देखा और बेहूदगी से मजाक उड़ाया। बेटे, क्या तुमने वह देखा? यही है तुम्हारे और मेरे बीच का फासला। कचरा, जन्म से ही हारना तय था। अध्याय 82। सच में, अभी तक खेलना शुरू नहीं किया। तुम्हें तो पता ही है कि जीतना है या हारना। राघव हल्के से मुस्कुराया। उफ उफ दियाओसी, तुम्हें मेरे साथ खेलने का क्या हक है? अथर्व सिंह ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम यहां से चले जाओ, ताकि तुम्हारी थोड़ी सी इज्जत बची रहे। ओह युवा गुरु सिंह, इस बेकार की बातों में क्या गंवा रहे हो? जल्दी से अंदर जाओ, इस खूबसूरत को यूं ही इंतजार मत करवाओ। अथर्व सिंह ने घृणा से राघव की तरफ देखा और रितिका सिंह को खींच लिया। इसी समय लोगों का एक समूह आगे आया। सुरक्षा गार्ड का चेहरा अचानक बदल गया और एक व्यक्ति आगे बढ़ा और राघव को जोर से धक्का दिया। बेटा, यहाँ से चले जाओ, हमारे महाप्रबंधक यहाँ हैं, उनके रास्ते में मत आना। क्या बात है? इस तरह की उच्च स्तरीय प्रदर्शनी में तुम जैसे भिखारी भी आ सकते हैं? क्या देख रहे हो? अगर तुम भागे नहीं तो यकीन मानो या न मानो, मैं तुम्हारी खूब पिटाई करूंगा। बेचारे बाकी सुरक्षा गार्ड भी तिरस्कार से गालियां दे रहे थे। पता नहीं किसने उन्हें बुरा सुरक्षा गार्ड होने का आत्मविश्वास दिया, बल्कि उन्हें श्रेष्ठता का एहसास भी दिलाया। और इस समय लोगों का समूह वहां पहुंच चुका था। प्रदर्शनी के महाप्रबंधक और कुछ वरिष्ठ प्रबंधन ने एक राजसी अधेड़ उम्र के व्यक्ति को सम्मानपूर्वक घेर लिया। अध्यक्ष सिंघानिया, अगर आप आएंगे तो हमारी किंगफेंक प्रदर्शनी सचमुच फल फूल जाएगी। श्री सिंघानिया, अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर हमारे साथ आने के लिए धन्यवाद। कृपया अपना पक्ष रखें। लोगों का एक समूह बेहद चापलूसी और सम्मान से भरा हुआ है। सुरक्षा गार्डों के समूह ने, जिन्होंने लोगों को कुत्तों जितना नीचा देखा, डर के मारे तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। श्रीमान ठाकुर, कृपया इस तरफ आइए। श्रीमान ठाकुर, यानी लाइव फन में आयोजित सम्मेलन और प्रदर्शनी के महाप्रबंधक और फर्मिसिनेट इम्मारफिस्टाबे, क्या हो रहा है? बीच में राघव की तरफ देखा और तुरंत भौहें चढ़ा ली। उसे क्या हो रहा है? बिना निमंत्रण पत्र के बेचारा, हम तुरंत गाड़ी चलाकर चले जाएंगे। सुरक्षा गार्ड ने तुरंत कहा। जल्दी करो, अगर वह राष्ट्रपति सिंघानिया से टकरा गया तो तुम सब तैयार हो जाओ। श्री ठाकुर ने उदास होकर हाथ हिलाया। मास्टर राघव चौहान। इसी समय रोशन सिंघानिया ने अपने सामने राघव चौहान को देखा और वह चौंक गया। उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। मास्टर चौहान, आप यहाँ क्यों हैं? अपनी पत्नी के साथ टहलने आया था, राघव चौहान ने हल्के से कहा। श्री ठाकुर, सुरक्षा गार्ड एक पल के लिए चौंक गए। क्या हो रहा है? ये बेचारा श्री सिंघानिया को सचमुच जानता है। राष्ट्रपति सिंघानिया, आप इस हैंगर को जानते हैं, है ना? मास्टर चौहान, श्री ठाकुर ने तुरंत पूछा। बकवास, मास्टर चौहान हमारे सिंघानिया परिवार के सबसे प्रतिष्ठित अतिथि हैं, क्या मैं उन्हें नहीं जान सकता? रोशन सिंघानिया ने उन्हें अच्छी तरह से नहीं देखा और तुरंत राघव के सामने झुककर मुस्कुराते हुए बोले, क्या आप आज की प्रदर्शनी देखने आ रहे हैं? अंदर क्यों नहीं जाते? सच में अंदर जाना चाहते हैं? राघव ने 4 सुरक्षा गार्डों की ओर एक ऐसी मुस्कान के साथ देखा जो मुस्कान नहीं थी। यहाँ के सुरक्षा गार्डों ने कहा कि इस तरह की उच्च स्तरीय प्रदर्शनी में मेरे जैसे गरीब लोग नहीं आ सकते, इसलिए वे मुझे भगाना चाहते हैं। ऊनी का पड़ा। चारों सुरक्षा गार्डों की धड़कनें तेज हो गईं और उनके चेहरों पर रोने से भी ज्यादा बदसूरत मुस्कान उभर आई। मुझे नहीं पता था कि तुम मिस्टर सिंघानिया को जानते हो। प्रेसिडेंट ठाकुर का चेहरा भी बेकाबू हो गया और उन्होंने सुरक्षा गार्डों को घूर कर देखा और उन्हें खाने के बाद उनका दिमाग खराब हो गया। लंगड़ा, मिस्टर सिंघानिया को भी मास्टर कहे जाने वाले के साथ इज्जत से पेश आना पड़ता है। ये कितने बड़े बॉस हैं? बताओ, मैं बेचारा हूँ। क्या तुम्हारी आंखें गुस्से से लाल हो गई हैं? ड्राफ्टिंग मास्टर, तुम कमीनों ने मार डाला। श्री ठाकुर मन ही मन कई सुरक्षा गार्डों पर चिल्लाए। तुम्हारे चाचा, क्या तुमने मास्टर चौहान को अपमानित करने की हिम्मत भी की? रोशन सिंघानिया तुरंत गुस्से से भर गया। केशव ठाकुर, तुम्हें आज मुझे स्पष्टीकरण देना होगा। मास्टर चौहान को अपमानित करना मेरे सिंघानिया परिवार को अपमानित करने के समान है। हाँ, मुझे माफ करना।
ठाकुर का सिर ठंडे पसीने से तर हो गया और वह तुरंत उछल पड़ा। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। तुम चारों कमीनों को नौकरी से निकाल दिया गया है, अब तुरंत यहाँ से तुरंत निकल जाओ। चारों सुरक्षा गार्डों के चेहरे अचानक पीले पड़ गए और वे दया की भीख मांगते हुए फूट फूट कर रोने लगे। श्री ठाकुर, ऐसा मत करो। हमारी एक 80 साल की माँ और एक 3 साल का बच्चा है। पूरा परिवार हमारे भरण पोषण पर निर्भर है। तुम हमें नौकरी से नहीं निकाल सकते। चले जाओ, यहाँ खुद को शर्मिंदा मत करो। श्री ठाकुर ने ठंडे स्वर में कहा। छोड़ो भी, तुम्हें क्षमाशील और क्षमाशील होना ही होगा। राघव ने सुरक्षा गार्ड को शांत भाव से देखते हुए धीरे से कहा, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि गरीब होना जरूरी नहीं कि सस्ता हो और सम्राट होना जरूरी नहीं कि महंगा हो। दूसरों का सम्मान करना ही खुद का सम्मान करना है। रोशन सिंघानिया ने प्रशंसा व्यक्त की। गुरु तो गुरु हैं, अगर तुम कहो तो ये स्थिति असाधारण है। श्री ठाकुर ने स्थिति का फायदा उठाया और कहा, चूंकि गुरु ने कह दिया है, मैं आज तुम्हारे चारों ओर एक चक्कर लगाऊंगा, लेकिन याद रखना, भविष्य में तुम्हें कभी दूसरों को नीचा नहीं देखना चाहिए। शुक्रिया गुरु, शुक्रिया गुरु। चारों सुरक्षा गार्ड लगभग रो पड़े, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आखिरकार राघव ही उनके लिए विनती करेंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि कोई गुरु बन सकता है, यह मन असाधारण है। चलो मास्टर चौहान, साथ चलते हैं, आज कुछ अच्छी घड़ियां हैं। रोशन सिंघानिया ने ध्यान से राघव चौहान को रास्ता दिखाया। इस समय निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं है। अध्यक्ष सिंघानिया, गुरु, चलिए इस तरफ चलते हैं, वीआईपी मार्ग। श्री ठाकुर तुरंत मेरे पास आए और चापलूसी भरे अंदाज में दूसरे मार्ग की ओर इशारा किया। ये दरवाज़ा उन हैंगरों के लिए है। किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति को वीआईपी मार्ग से जाना चाहिए। प्रदर्शनी के अंदर, क्यों न हम यहीं राघव का इंतजार करें। अंदर आने के बाद वंशिका राठौर ने कहा, उसका इंतजार करो। रुक्मिणी ने बड़ा चढ़ाकर कहा, बहन, क्या तुमने कोई गलती की? तुम्हें सच में नहीं लगता कि वह अंदर आ सकता है ना? ये प्रदर्शनी बहुत उच्च स्तरीय है और बिना किसी विशिष्ट प्रतिष्ठा वाले लोगों को आमंत्रित करना असंभव है। उस बेचारे को निमंत्रण कैसे मिल सकता है? हाँ वंशिका, चलो पहले खरीदारी करते हैं। अगर तुम्हें कोई घड़ी पसंद आए तो मैं तुम्हें दे दूंगी। अथर्व सिंह मुस्कुराए और बोली, अगर वह अंदर आ सकता है तो वह स्वाभाविक रूप से उसे ढूंढने वापस आएगा। लेकिन उसने कहा था कि कोई उसे निमंत्रण भेजेगा। वंशिका ने कहा, ये तो बेतुका है, ये बेतुका है। वह कितना बेचारा है जो अपनी इज्जत के लिए शेखी बघार रहा है। क्या तुम्हें सच में यकीन है? रुक्मिणी ने बेतहाशा आंखें घुमाईं। बहन बताओ, उसे निमंत्रण कार्ड कौन भेज सकता है? ये वंशिका के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था और वह सोच ही नहीं पा रही थी कि राघव किससे निमंत्रण मांगेगा। जाओ जाओ गोल, रुक्मिणी ने उसे खींच लिया और अंदर चली गई। हालांकि कुछ कदम चलने से पहले ही उसे प्रदर्शनी के दूसरी तरफ एक रास्ता दिखाई दिया। शानदार लुक और फिगर वाली चियोंगसम पहने लड़कियों का एक समूह 2 पंक्तियों में खड़ा था। रुक्मिणी उत्सुकता से बोली, ये कहाँ है? ओह, ये तो वीआईपी चैनल है। अथर्व सिंह की आंखों में ईर्ष्या की एक झलक दिखाई दी। वे कहाँ से आ सकते हैं? वे सब असली इंद्रप्रस्थ के बॉस हैं। मेरा सिंह परिवार भी वीआईपी चैनल से जाने के योग्य नहीं है। वाह, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ प्रथम श्रेणी के परिवारों के बड़े लोग ही जा सकते हैं वीआईपी चैनल से? रुक्मिणी हैरान था। मुझे सच में उम्मीद है कि एक दिन मैं भी उस गलियारे से गुजर पाऊंगा। चिंता मत करो, सिंह परिवार मेरे हाथों में है और यह निश्चित रूप से एक प्रथम श्रेणी का परिवार बनेगा। उस समय मैं तुम्हें वीआईपी चैनल से ले जाऊंगा। अथर्व सिंह आत्मविश्वास से भरा हुआ था और गर्व से बोला। बोलते समय उसने जानबूझकर या अनजाने में वंशिका राठौर को देखा। ये देखकर कि उसके हाव भाव नहीं बदले, वह थोड़ा निराश हुआ। बकवास बेकार है। इस समय श्री ठाकुर और अन्य लोगों के ध्यानपूर्वक नेतृत्व में रोशन सिंघानिया और राघव चौहान वीआईपी गलियारे से बाहर आए। वंशिका राठौर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। क्या ये राघव चौहान नहीं है? अध्याय 83। राघव चौहान। राघव चौहान कहाँ से आया? रुक्मिणी राठौर ने गेट की तरफ देखा। वहां कोई न देखकर वह फिर से आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं पाए। बहन वंशिका, उस कचरे की चिंता मत करो, वह इतनी ऊंची जगह पर आने के लायक नहीं है। ये सच में राघव है। वीआईपी पास। वह वीआईपी पास से अंदर आया। वंशिका ने आश्चर्य से राघव और उसके साथियों की तरफ इशारा किया जो पास आते जा रहे थे। नामुमकिन, उसके जैसे लोग वीआईपी पास से जा सकते हैं? मैंने तो दरवाजे की चौखट खाली। रुक्मिणी ने तिरस्कार भरी नजरों से अपना सिर घुमाया। वंशिका, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। मैं तो वीआईपी पास से जाने के भी लायक नहीं हूँ। वो एक निकम्मा दामाद है, ये कैसे हो सकता है? अथर्व सिंह भी घृणा से देखने लगा। हालांकि अगले ही पल दोनों हक्के बक्के रह गए। पीछे मुड़कर देखा तो सच में राघव ही था जो बड़े बड़े अधिकारियों के साथ यहाँ आया था। मैं जा रहा हूँ, क्या बात है? चक्कर आ गया? जरूर चकाचौंध हो गई होगी। ऐसा घटिया आदमी वीआईपी गलियारे से कैसे जा सकता है? दोनों के चेहरे अविश्वास से भरे थे।
खासकर अथर्व सिंह, जो अभिषेक ही बघार रहा था और कह रहा था कि वो सिंह परिवार को भविष्य में एक प्रथम श्रेणी का परिवार बनाएगा, इसलिए वो इस वीआईपी गलियारे से होकर आया। इसका नतीजा, पलक झपकते ही राघव चौहान, बेचारा डियाओसी, जिसका उसने हर तरह से मजाक उड़ाया था, वीआईपी गलियारे से बाहर आ गया। ये कमीना बहुत ज्यादा थप्पड़ खा गया है। बिल्कुल सही, राघव वीआईपी गलियारे से कैसे गुजरते हैं? वंशिका खुद भी हैरान थे। खास बात यह थी कि उनके साथ लोगों का एक समूह था जो उनका बहुत सम्मान करते दिख रहे थे। उसी क्षण राघव ने भी वंशिका राठौर के लोगों के समूह को देखा और तुरंत हाथ हिलाकर नमस्ते कहा और फिर रोशन सिंघानिया को नमस्ते कहा। प्रेसिडेंट सिंघानिया, मैंने अपनी पत्नी को देखा है, चलो पहले वहां चलते हैं, जब हमारे पास समय होगा तो हम बात कर सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ बात करती हूँ और बाद में आपसे और आपकी पत्नी से मिलूंगी, रोशन सिंघानिया ने तुरंत विनम्रता से कहा। राघव चौहान ने सम्मान दिया, भीड़ से अलग होकर वंशिका राठौर के पास गया। आप वीआईपी गलियारे से अंदर क्यों आए? ये लोग कौन हैं? वंशिका राठौर ने हैरान चेहरे से पूछा। ओह, ये तो रोशन सिंघानिया हैं, अनिका सिंघानिया के दूसरे चाचा, मैं उनके साथ अंदर आई थी। राघव चौहान हंसा। ये फिर से अनिका सिंघानिया है? किसी कारण से अनिका सिंघानिया का नाम सुनते ही वंशिका राठौर थोड़ी असहज हो गई। उसे हमेशा लगता था कि अनिका सिंघानिया भी राघव चौहान से प्यार करती होगी। कमीना, तुम्हें आगे से अनिका का चेहरा रगड़ने की इजाज़त नहीं है, इससे लोग तुम्हें नीची नज़रों से देखेंगे। वंशिका राठौर ने अपने होंठ काटे और कहा। राघव चौहान ने देखा कि वंशिका राठौर ईर्ष्यालु था और मन ही मन बहुत खुश था, जिसका मतलब था कि उसकी पत्नी अब भी उससे प्यार करती है। ज्यादा कुछ बताए बिना मैंने झट से हामी भर दी। ठीक है। छी, मैं अभी अभी इस पर काफ़ी समय से काम करके आया हूँ, तो मैं बस कह देता हूँ। रुक्मिणी राठौर ने तिरस्कार से कहा, कचरा तो कचरा ही होता है, तुम्हें जहां भी जाना हो अपनी जांघों को गले लगाना ही होगा। बेटे, मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख हो रहा है। गाड़ी से बाहर जाते समय टिकट लेना पड़ता है और अगर आप शौचालय जाते हैं तो कागज़ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। अथर्व सिंह का चेहरा व्यंग्य से भरा हुआ था। राघव चौहान ने उन दोनों से बात करने की जहमत नहीं उठाई और सीधे वंशिका राठौर का हाथ पकड़ लिया। अंदर आओ, टहलते हैं। मैंने दोनों को हाथ पकड़े देखा। अथर्व सिंह का चेहरा तुरंत काला पड़ गया, उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके सीने में गुस्से का ज्वार तेजी से उबलने लगा। वह बिल्ली का बच्चा जो उसका होना चाहिए था, लेकिन राघव चौहान जो बेकार है, उसे ले जाने दिया। युवा मास्टर सिंह, चिंता मत करो, ये बच्चा ज्यादा देर तक घमंड नहीं करेगा। बहन वंशिका, आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि आपके और उस कूड़े के बीच कितना बड़ा अंतर है। ये देखकर रुक्मिणी राठौर तुरंत फुसफुसाए, बुरा नहीं। अथर्व सिंह की आंखें चमक उठीं, वह तुरंत उसके पीछे दौड़े और मुस्कुराते हुए परिचय कराया। इस बार पूर्वी चीन प्रसिद्ध घड़ियां संघ ने प्रदर्शनी शुरू करने के लिए पाटेक फिलिप, वचरॉन कॉन्स्टेंटिन, रोलेक्स और अन्य लग्जरी ब्रांडों को आमंत्रित किया है। घड़ियां बेचना दरअसल एक संयोग है, मुख्य बात इंद्रप्रस्थ शहर के विस्तार को बढ़ावा देना है। तो जिन लोगों को निमंत्रण मिला है वे न केवल इंद्रप्रस्थ की मशहूर हस्तियां हैं, बल्कि कई अंतर्राष्ट्रीय मित्र भी हैं। वाह युवा मास्टर सिंह, आप बहुत कुछ जानते हैं। रुक्मिणी एक योग्य प्रशंसक की तरह तुरंत जोर से चिल्लाए। मैं आमतौर पर अपने पिता के साथ कुछ व्यावसायिक साझेदारों से मिलने जाता हूं, जैसे कि सिंघानिया ग्रुप के श्री सिंघानिया, क्यूशु फार्मास्यूटिकल के श्री वर्मा और यहां तक कि प्रभारी व्यक्ति से भी। क्योटो के इंद्रप्रस्थ में चौहान परिवार की शाखा के एक धनी परिवार के सदस्य मिस्टर प्रताप, मैं उनसे पहले भी मिल चुका हूं। अथर्व सिंह ने संकोची होने का नाटक किया और मुस्कुराते हुए कहा, तो मुझे उच्च वर्ग के मामलों के बारे में बहुत कुछ पता है। वाह युवा मास्टर सिंह, आप बहुत शक्तिशाली हैं। क्या आप राजधानी के एक धनी परिवार चौहान परिवार से भी मिले हैं? ये चीन का सबसे धनी परिवार है। रुक्मिणी ने प्रशंसा भरी नजरों से देखा। मैं आपको एक अंदरूनी सूत्र की बात बताता हूँ। अथर्व सिंह की आंखों के कोने में आत्मसंतुष्टि की एक चमक दिखाई दी और उसने रहस्यमय होने का नाटक करते हुए कहा, दरअसल इंद्रप्रस्थ में चौहान परिवार की शाखा का अध्यक्ष चौहान परिवार का पहला उत्तराधिकारी है, चौहान परिवार का युवा मास्टर, और वह अभी भी अविवाहित है। रुक्मिणी की आंखें चमक उठीं। सच में? वाह, अगर मैं उससे शादी कर सकूं तो कितना अच्छा होगा। क्या वह अचानक चीन के सबसे धनी परिवार की युवा मालकिन नहीं बन जाएगी? उसके बगल में उसके अथर्व सिंह का रंग अचानक काला पड़ गया। ये सही है, लेकिन यंग मास्टर चौहान जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के पास जरूर। अपनी पत्नी पर ऊंची मांगों के बावजूद अथर्व सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि इंद्रप्रस्थ के सबसे बड़े परिवार की बेटी ही उसके जैसे चरित्र की बराबरी कर सकती है। मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है, पता नहीं कौन सी भाग्यशाली महिला आखिरकार यंग मास्टर चौहान से शादी करेगी। रुक्मिणी ने ईर्ष्या से कहा। राघव चौहान इन दोनों को अपने बारे में बात करते सुनकर हंसे बिना नहीं रह सका।
अगर इन दोनों को पता होता कि जिस आदरणीय यंग मास्टर चौहान के बारे में वे बात कर रहे हैं, उनके सामने होने पर उनके चेहरे पर एक अद्भुत भाव होता। तुम किस बात पर हंस रहे हो? रुक्मिणी ने राघव को यहाँ मुस्कुराते हुए देखा और तुरंत गुस्सा हो गया। मेरी चचेरी बहन का तुमसे शादी करना गोबर में फंसा हुआ फूल है। जहाँ तक उसके रूप, स्वभाव और फिगर की बात है, भले ही वह मास्टर चौहान से शादी न कर सके, उसे अथर्व सिंह से मेल खाना ही होगा। रुक्मिणी, अगर तुम ये बात फिर से कहोगी तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। वंशिका राठौर ने भौहें चढ़ाईं। उसे यह बहुत बुरा लगा। कुछ लोग अमीर परिवार में शादी करने के लिए औरत की खूबसूरती को ही पूंजी समझते हैं। क्या ये स्वतंत्र नहीं हो सकता? किसने ये शर्त रखी कि एक खूबसूरत औरत का रिश्ता एक अमीर परिवार से ही होना चाहिए? बहन वंशिका, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा, तुम्हें इस बेचारे में क्या पसंद है? रुक्मिणी गुस्से से भर गया और राघव चौहान की नाक की ओर इशारा करते हुए बोला, तुम हमेशा उसका बचाव क्यों करती हो? बताओ, उसमें ऐसा क्या अच्छा है? वह मेरे लिए रोज चिकन सूप बनाता है। वंशिका कुछ देर तक समझ ही नहीं पाई कि राघव में ऐसा क्या खास है। चिकन सूप बना रहे हो? रुक्मिणी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। बड़े आदमी, चिकन सूप बनाना ही सबसे बड़ा फायदा है। बहन, क्या तुम्हें ये मजाक नहीं लगता? वंशिका, अगर तुम्हें चिकन सूप पीना पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए हर दिन अलग अलग तरीकों से सूप बनाने के लिए 7 निजी रसोइयों को रख सकती हूँ। मैं गारंटी देती हूँ कि हफ्ते के 7 दिन कोई भी नकल नहीं होगी। रितिका सिंह तो जोर से हंस ही पड़ी। चलो इस बारे में बात नहीं करते, घड़ी देखते हैं। वंशिका राठौर शर्मिंदा होकर एक नाजुक दिखने वाली महिला घड़ी की दुकान के सामने पहुंची। ये घड़ी बहुत नाजुक है। नमस्ते मिस, यह इस साल वैचरॉन कॉन्स्टेंटिन द्वारा लॉन्च की गई नई महिला घड़ी है। शीर्ष कारीगरों द्वारा हस्तनिर्मित डिजाइन की गई, इसका रूप स्टाइलिश और सुरुचिपूर्ण है, जो शहरी महिलाओं के सुरुचिपूर्ण और नेक स्वभाव को पूरी तरह से उजागर करता है। कीमत 88 सॉफ्ट सिस्टर कॉइन है। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे पहनकर देख सकती हैं। किनारे पर खड़ी खूबसूरत शॉपिंग गाइड तुरंत उत्साह से परिचय देने आए। 88। वंशिका राठौर कुछ देर के लिए अवाक रह गई। क्या ये बहुत महंगा नहीं है? हाथ से बनी 88 तो पहले से ही बहुत सस्ती है। अथर्व सिंह ने व्यंग्यात्मक लहजे में राघव चौहान की ओर देखा। मास्टर चौहान, वंशिका को ये घड़ी पसंद है। उसके नामात्र के पति होने के नाते क्या तुम्हें उसके लिए ये खरीदनी होगी? उसने जानबूझकर नाम में इन 3 शब्दों के उच्चारण पर जोर दिया। उपहास का मतलब साफ है। युवा मास्टर सिंह, मजाक मत करो। अगर तुम इस लटकते रेशम को पैक करके बेचोगे तो तुम इसे 88 युआन में नहीं बेच पाओगे। रुक्मिणी तिरस्कार से देखने लगा। रुक्मिणी, मुझे नीचा मत देखो। क्या होगा अगर कोई सचमुच एक अमीर औरत ढूंढ ले और तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारने के लिए खुद को 88 युआन में बेच दे? अथर्व सिंह मुस्कुराया। अमीर औरत? अपने छोटे शरीर के साथ क्या वह अमीर औरत की खुशियों भरी पार्टी की यातना सहन कर सकता है? रुक्मिणी तिरस्कारपूर्वक हंसा। वह इतने सालों तक दामाद बनकर नर्म खाना खा सकता है, शायद उसके पास कोई खास हुनर है। अथर्व सिंह ने मनहूस मुस्कान दी। पति पत्नी ने साथ मिलकर गाना गाया और राघव चौहान को जमीन पर रौंद दिया। यहाँ तक कि बगल में खड़ी 2 शॉपिंग गाइड गर्ल्स ने भी राघव चौहान को तिरस्कार से देखा। क्या ये दामाद निकला जो नर्म खाना खाता है? शामिल अध्याय 84। बस अब बात करना बंद करो। वंशिका राठौर थोड़ा गुस्से में था। वंशिका, गुस्सा मत हो, ये दोनों बस मजाक कर रहे हैं। अगर तुम्हें ये घड़ी पसंद आई तो मैं तुम्हें दे दूंगा। अथर्व सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं जाऊंगा और मैं तुम्हें 88 युआन की घड़ी दूंगा। तानाशाह। पास में खड़ी कुछ शॉपिंग गाइड लड़कियां अथर्व सिंह को आश्चर्य से देख रही थीं। ये देखकर कि उसने असाधारण कपड़े पहने हैं, उसका पहनावा लाजवाब है और वह धूप से भी भरा और सुंदर है, उसकी आंखें चमक रही थीं। जवानी अमीर है, अमीर दामाद। जो लोग अपने रूप रंग पर भरोसा रखते थे उन्होंने भी चुपके से उसे आंख मारी। अपने आसपास के लोगों के चेहरों में आए बदलाव को देखकर अथर्व सिंह ने अपने मुंह के कोने से अहंकार का एक भाव निकाला और राघव को उत्तेजक नजरों से देखा। लड़के, क्या तुम्हें इस बार हमारे बीच का अंतर पता है? वंशिका राठौर मना करने ही वाली थी। जरूरत नहीं। राघव चौहान ने शांति से अपनी जेब से एक सुनहरे ड्रैगन पैटर्न वाला बैंक कार्ड निकाला। कार्ड स्वाइप करो। मैंने ये घड़ी खरीदी है। मेरी पत्नी को दूसरों के पैसे खर्च करने की आदत नहीं है। क्या तुम? क्रेडिट कार्ड? रुक्मिणी और बाकी लोग पहले तो चौंके, फिर तिरस्कार से बोले, प्लीज, यह 88 लाख युआन है। 88 युआन नहीं, इसलिए मोटा होने के लिए यहाँ थप्पड़ मत मारो, ठीक है? अथर्व सिंह ने तिरस्कार से देखा। ठीक है, अगर तुम चुलबुली होने का नाटक करती हो तो तुम उस जगह की तरफ देखती भी नहीं। क्या ये चुलबुली चीज है जो तुम्हारे जैसे लटकते रेशम के लिए सस्ती है? अथर्व सिंह मुस्कुराते हुए फूट फूट कर रोने लगा। तुम्हें हंसते हंसते मर जाना पड़ेगा। तुम्हारे पास कार भी नहीं है और फिर भी तुम 88 लाख युआन में वैचरॉन कॉन्स्टेंटिन खरीदने के लिए अपना कार्ड स्वाइप कर रही हो।
क्या आप दूसरों के सामने वीआईपी चैनल पर वापस चले गए और आप दूर चले गए? क्या आप वास्तव में खुद को बास समझते हैं? वंशिका राठौर का चेहरा भी भद्दा हो गया। ये तो 88 लाख है। राघव चौहान को ये कैसे हो सकता है? राघव चौहान, मुसीबत मत खड़ी करो, कार्ड रख दो। उसने तुरंत कहा। मत करो, उसे करने दो। हो सकता है कि वो किसी छिपे हुए परिवार का सबसे बड़ा बेटा हो जो चुप रहने का नाटक करता रहता है। बस उसे हम मौके का इंतजार कर रहा है जब वो मुझे दूसरी पीढ़ी के अमीर लोगों के सामने थप्पड़ मार दे। अथर्व सिंह ने अपनी बाहें पार करते हुए समय निकालते हुए कहा, क्या उपन्यासों में ऐसा ही नहीं लिखा होता? ठीक है बहन, उसे शायद अंदाजा हो गया होगा कि तुम उसे रोकोगी, इसलिए उसने कार्ड का इस्तेमाल करके आक्रामक होने का नाटक करने की हिम्मत की। तुमने उसे कार्ड स्वाइप करने दिया, उसे बुरी तरह से अपना आपा खोने दिया और बहुत कुछ सीखने दिया। जल्दी करो और स्वाइप करो, जो कार्ड स्वाइप नहीं करेगा वो पिल्ला है। रुक्मिणी राठौर और दोनों साथ में गा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अच्छे शो का इंतजार कर रहे हों। मैं कोई परेशानी नहीं खड़ी कर रहा, मुझे भी ये घड़ी बहुत पसंद है। ये घड़ी तुम्हारे स्वभाव से बहुत मेल खाती है। राघव चौहान ने वंशिका राठौर को गंभीरता से देखा और कार्ड शॉपिंग गाइड वाली महिला को देने पर जोर दिया। सुंदर, स्वाइप करो, मैं चलता हूँ। क्या तुम सच में कह रही हो? उफ उफ, ये ताबूत देखे बिना रोना नहीं है। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि जब दूसरे कहेंगे कि बैलेंस कम है तो इस बच्चे का क्या होगा। अथर्व सिंह और बाकी लोग पहले तो चौंके, फिर खींचकर बोले, मानो किसी अच्छे शो का इंतजार कर रहे हों। राघव, क्या तुम पागल हो? क्या तुम मुझे भी शर्मिंदा करने की जिद कर रहे हो? वंशिका राठौर के हाव भाव बदल गए और उसने गुस्से से राघव को देखा। उसे राघव को गिल्ड हॉल में लाने की जिद पर बहुत पछतावा हुआ। प्रदर्शनी में कई लोगों की हरकतों ने पहले ही कई लोगों का ध्यान खींचा है। सोचिए, कितने लोग हंसेंगे जब उनके कार्ड में पैसे ही नहीं होंगे। यहाँ तक कि सबकी गपशप के बाद ये मजाक भी बन सकता है। एक पत्नी होने के नाते उसकी इज्जत भी गिरेगी। राघव हल्के से मुस्कुराए और ज्यादा कुछ नहीं बोले। तथ्य किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कार्ड फिर से शॉपिंग गाइड को दे दिया। इसे स्वाइप करो। शॉपिंग गाइड लड़की का नाम झांग मंगिंग है और वह समझ सकती है कि अब क्या हो रहा है। जाहिर है उनके सामने खड़े दो आदमी ही थे जो उनके सामने खड़ी खूबसूरत महिला के साथ सेक्स करना चाहते थे। और राघव नाम का यह आदमी बेचारा बेवकूफ़ है जो मोटा होने का नाटक करने के लिए यहाँ अपना चेहरा सूजा हुआ दिखा रहा है। ये यंग मास्टर सिंह दूसरी पीढ़ी का अमीर आदमी है। स्थिति को समझने के बाद उसके दिल में भी एक चिंता है। कार्ड मिलने के बाद उसके मुंह के कोने पर एक तिरस्कार भरा भाव था और उसने राघव को आधी मुस्कान के साथ देखा। सर, जब से मैं बड़ा हुआ हूँ मैंने पहली बार आपके जैसा बैंक कार्ड देखा है। कार्ड पर एक ड्रैगन का टैटू बना है। क्या बात है, बाईं ओर हरा ड्रैगन और दाईं ओर सफ़ेद बाघ। ये कहते हुए उसने तिरस्कार से भरे चेहरे के साथ लापरवाही से कार्ड जमीन पर फेंक दिया। मैं आपसे विनती करती हूँ, अगर आप आक्रामक होने का नाटक भी करना चाहें तो क्या आप एक सामान्य बैंक कार्ड ला सकते हैं? ये बिल्कुल बकवास है, मानो या न मानो, मैंने सुरक्षाकर्मियों से आपको बाहर निकालने के लिए कहा था। झांग मंगिंग की हरकतों से उसके बगल में बैठी एक लड़की चौंक गई जो चश्मा पहने हुए थी और एक कम उम्र के शॉपिंग गाइड के सामने खड़ी थी। बहन किंग किंग, ग्राहकों के साथ ऐसा व्यवहार करना आपके लिए अच्छा नहीं है। ग्राहक? क्या वह ग्राहक है? यहाँ सबसे सस्ती घड़ी 20 युआन से ज्यादा की है। क्या वह इसे खरीद सकता है? झांग मंगिंग ने व्यंग्य किया। जियाओ जुआन, तुम अभी भी बहुत नाजुक हो। तुम्हारी नज़र में तो वो बात ही नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम ऑर्डर नहीं खोल पाए। अथर्व सिंह तुरंत हकलाने लगी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसी पल रुक्मिणी और बाकी लोगों ने देखा कि राघव का कार्ड आम बैंक कार्ड से अलग आकार का था और वे तुरंत हंस पड़े। उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव था। मैंने कहा था डियाओसी, क्या तुम मजाक करना बंद कर सकती हो? तुमने आक्रामक होने का दिखावा करने के लिए नकली कार्ड का इस्तेमाल किया। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? वंशिका राठौर के सुंदर चेहरे पर शर्मिंदगी छा गई और उसने शर्मिंदगी से राघव चौहान को घूरा। आज तुम्हें क्या हो गया है? राघव चौहान का चेहरा काला पड़ गया और वह थोड़ा नाराज हुआ। ये सुप्रीम ड्रैगन कार्ड है जो बैंक ऑफ चाइना द्वारा दुनिया भर में जारी किए गए 10 कार्डों तक सीमित है। ये स्वाभाविक है कि आपने इसे पहले नहीं देखा होगा। क्या बकवास है? सुप्रीम ड्रैगन कार्ड, दुनिया भर में 10 प्रतियों का सीमित संस्करण। मैं बैंक का एक वरिष्ठ वीआईपी ग्राहक हूँ, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। क्या ऐसा कोई कार्ड है? हे भगवान, क्या तुमने बहुत सारे उपन्यास पढ़ लिए हैं और तुम्हें वास्तविकता और कल्पना में अंतर नहीं पता? समझो, जो लोग इतने गरीब हैं वे केवल दिवास्वप्न ही देख सकते हैं, वरना जीने का क्या मजा। हा, सब लोग हंस पड़े। मुझे रुक्मिणी और बाकियों का तो पता ही नहीं, यहाँ तक कि बगल में बैठा शॉपिंग गाइड भी और प्रदर्शनी में आए मेहमान भी हंस पड़े। सबने व्यंग्य किया, ये गाय का चमड़ा तो बहुत ही घटिया है। तुमने इसके बारे में सुना ही नहीं, बस इसलिए कि तुम्हारे नंबर कम हैं। राघव चौहान,
चुप रहो राघव चौहान, बात करना बंद करो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह काफ़ी शर्मनाक है? वंशिका राठौर अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह सचमुच जमीन में कोई दरार ढूंढकर चुपके से अंदर घुस जाना चाहती थी। शर्म, बहुत शर्मनाक। वह इतनी गुस्से में थी कि उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके अंदरूनी अंग दर्द से कांप रहे थे। ये देखकर राघव चौहान ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं अब और बात नहीं करूंगी। उत्तेजित मत हो, जल्दी से शांत हो जाओ। अगर तुम जबरदस्ती करने का नाटक नहीं कर सकती तो तुम बर्बाद हो जाओगी, है ना? रुक्मिणी और बाकी लोगों के चेहरे पर उपहास साफ झलक रहा था। वंशिका, नाराज मत हो, इस कचरे के लिए ये सब ठीक नहीं है। अथर्व सिंह गर्व से मुस्कुराया और अपना बैंक कार्ड निकाला, लेकिन कोई बात नहीं, वह इसे खरीद नहीं सकता। तो क्या मेरे पास अभी भी है? उसने शॉपिंग गाइड की तरफ हाथ हिलाया। चलो, मैंने खरीद लिया है, इसे पैक कर दो। झांग मंगिंग तुरंत बहुत खुश हो गई। जब ये घड़ी बिकी तो उसने हजारों डॉलर इकट्ठा कर लिए। तुरंत ही उसका चेहरा मुस्कुराहट से भर गया और उसकी आंखों में राघव चौहान के लिए तिरस्कार और भी गहरा हो गया। कोई मतलब नहीं। सुंदर, देखो, ये सज्जन सुंदर, जवान, धनी और उदार हैं। इन लटकते तारों को देखो, इनकी कोई तुलना नहीं है, इसलिए कोई बुराई नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी उसकी तलाश में राजी हो जाती। मैं तुम्हें बता दूं, जब कोई औरत प्रेमी ढूंढ रही होती है तो उसे ऐसे ही किसी की तलाश करनी चाहिए। अगर तुम्हें कोई लटकता हुआ रेशम मिल जाए तो एक कटोरी मालातान खाने से 3 दिन तक तकलीफ होगी। तुम कितनी जवान और खूबसूरत हो। उसने अथर्व सिंह की कितनी सहजता से तारीफ की। वंशिका राठौर ने भौहें चढ़ाईं और अपने होंठ काट लिए। माफ़ करना, मुझे अब ये घड़ी पसंद नहीं। इसे मत पहनना। मैं देख रही हूं कि इससे बेहतर कोई घड़ी मिलती है या नहीं। हालांकि उसे राघव चौहान के सूजे हुए चेहरे से चिढ़ थी, जिससे वह मोटा होने का दिखावा कर रही थी, लेकिन वह कभी भी दूसरे पुरुषों से उपहार स्वीकार नहीं करती थी। यह आसान है, अथर्व सिंह ने गर्व से कहा। सुंदर, तुम वंशिका राठौर को एक बेहतर घड़ी की सिफारिश कर रही हो। वंशिका राठौर ने भौहें चढ़ाईं। उसने बस यूं ही कह दिया। उसने बस मना करने का तरीका ढूंढ लिया। झांग मांगिंग बहुत खुश हुई और तुरंत अगले शोकेस से एक और भी महंगी और ज्यादा शानदार महिलाओं की घड़ी निकाल लाए। ये वचरॉन कॉन्स्टेंटिन की क्लासिक हेरिटेज सीरीज है। यह आज रात की प्रदर्शनी में सबसे महंगी महिलाओं की घड़ी है। इसकी कीमत 580 मिलियन है। वह खुश हुई। मैं तुम्हारे लिए 580 मिलियन युआन खर्च कर दूंगी और तुम्हें सिर्फ मिलियन दूंगी। 580 मिलियन। अथर्व सिंह किसी तरह पुराने जख्म से बच निकला। पलकें जोर से फड़क रही थीं और मैं मन ही मन अपनी मां को डांटना चाहती थी। मैं बस तुमसे एक बेहतर वाला सुझाने के लिए कह रही हूं। तुम सीधे वांग झा के पास क्यों आ रहे हो? क्या मेरे पास उन लोगों की कमी है? मुझे 500 मिलियन की ज़रूरत है। सर, क्या मैंने आपके लिए सब कुछ समेट दिया? झांग मांगिंग बेहद खुश था। अथर्व सिंह को देख रहा था, उसकी आंखें लाल हो रही थीं। इसकी कीमत लाखों में होगी, एक बड़ी रकम। अथर्व सिंह के गालों की मांसपेशियां जोर से कांप रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। एक पल के लिए वह वहीं जमसा गया। अध्याय 85। वाह, 50 करोड़ से ज्यादा घड़ियां मुफ्त में दी जा सकती हैं। अथर्व सिंह, क्या तुम बहुत घमंडी हो? रुक्मिणी ने उत्साह से कहा। बहन वंशिका, इतने शानदार आदमी से मिलने में हिचकिचाहट क्यों? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो आज रात एक वादा करते। इससे शादी कर लो, इससे शादी कर लो। आसपास के लोगों ने भी हुटिंग की। युवा मास्टर सिंह, कृपया अपना कार्ड स्वाइप करें। झांग मंगिंग ने मौके का फायदा उठाते हुए पॉस मशीन निकाली और मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि जब उसने अथर्व सिंह से कार्ड लेना चाहा तो वह कुछ नहीं कर सकी। उसने तुरंत अपना सिर उठाया और हैरानी से अथर्व सिंह को देखा। वह, जो अब मरना चाहता है, इन कमीनों के बहकावे में आ गया है। बाघ की सवारी करना वाकई मुश्किल है, लेकिन वह सचमुच 58 करोड़ नकद नहीं ला सका। इस वक्त उसका दिल रुक्मिणी और इस झांग का गला घोंटने का कर रहा था। मंगिंग, तुम दोनों बेवकूफ़ हो। मुझे अंधाधुंध बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो? मेरे दिल में कोसा। बस तभी सबको पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। वंशिका बोल पड़ी। छोड़ो भी, ये घड़ी बहुत महंगी है, मुझे इतनी फिजूलखर्ची पसंद नहीं। चलो दूसरे ब्रांड देखते हैं। अथर्व सिंह एक पल के लिए बहुत खुश हुआ और तुरंत पछतावे का नाटक करते हुए गधे पर बैठ गया। वंशिका, मैं इसे खरीदने के लिए अपना कार्ड स्वाइप करने वाला था, लेकिन तुमने ऐसा कहा। रे, लेकिन मैं तुम्हारे आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता। मतलबी, उसने झांग मंगिंग के हाथ में कार्ड थमा दिया। चूंकि वंशिका को ज्यादा फिजूल खर्ची पसंद नहीं है, चलो अभी 88 युआन का भुगतान कर देते हैं। ठीक है। हालांकि सबसे महंगा वाला बिका नहीं था, कम से कम वो खुला तो था। झांग मंगिंग ने कार्ड अपने बगल में बैठी जियाओ जुआन के हाथ में थमा दिया। जाओ और कार्ड स्वाइप करो। सुंदरता, सच कहूं तो मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम उस लटके हुए रेशम को जितनी जल्दी हो सके एक तरफ फेंक दो। एक औरत की खूबसूरती समय की बर्बादी बर्दाश्त नहीं कर सकती।
तुम अथर्व सिंह जैसे अमीर युवक से नहीं मिल सकती जो हर साल ढेर सारा पैसा खर्च करता है। घड़ी पैक करते हुए झांग मंगिंग राघव चौहान का मजाक उड़ाना नहीं भूली। लेकिन इस समय राघव चौहान ने जमीन पर पड़े सुप्रीम ड्रैगन कार्ड को शांत चेहरे से देखा, न उदास न खुश। किसी को पता नहीं था कि वह क्या सोच रहा है। इतने सारे लोगों की भीड़ ने अचानक रोशन सिंघानिया और महाप्रबंधक ठाकुर को आकर्षित किया, जिन्होंने अभी अभी अपनी बात खत्म की थी। दोनों पास आए। श्री ठाकुर ने भौहें चढ़ाईं और पूछा, क्या हुआ? नमस्ते श्री ठाकुर, बात कुछ ऐसी है, एक बेचारा आदमी है जिसने एक मोटे सूजे हुए चेहरे वाले आदमी को थप्पड़ मारा, एक नकली बैंक कार्ड लिया और एक घड़ी खरीदना चाहता था और मैंने उसका पर्दाफाश कर दिया। झांग मांगिंग ने तुरंत उसका सम्मानपूर्वक अभिवादन किया और तिरस्कार भरी नजरों से कहा, नहीं नहीं। राघव चौहान ने एक क्षणिक गलती की और गलत कार्ड ले लिया। वंशिका अचंभित रह गई और उसने अनजाने में राघव चौहान का बचाव किया। क्या बकवास है, यहाँ आकर उपद्रव मचाने की हिम्मत। मुझे बाओ मास्टर चौहान कहो। तुम क्यों हो? उसी क्षण श्री ठाकुर ने भौहें चढ़ाईं और सुरक्षा गार्डों को बुलाकर उन पर हमला करने ही वाले थे। नतीजतन मैंने राघव चौहान को किनारे खड़ा देखा और दंग रह गया। रोशन सिंघानिया भी चौंक गया। मास्टर चौहान, क्या हुआ? मास्टर चौहान, मास्टर यहाँ कहाँ हैं? रुक्मिणी, अथर्व सिंह और बाकी लोग हैरान थे। हालांकि अथर्व सिंह श्री ठाकुर को जानते थे और जानते थे कि वे प्रदर्शनी के सर्वोच्च अधिकारी हैं। इंद्रप्रस्थ में उनका एक बड़ा नेटवर्क था और वे कई बड़े लोगों को जानते थे। इसलिए वे मुस्कुराए और उनके पास गए और आगे बढ़कर कहा, श्री ठाकुर, मैं अथर्व सिंह हूँ। हमारे सिंह परिवार का इंद्रप्रस्थ में कुछ इतिहास रहा है। हम कई मास्टर्स को जानते हैं। मुझे नहीं पता कि आप किस तरह के मास्टर चौहान की तलाश में हैं। वह खुशामद से मुस्कुराया। मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हें उसे ढूंढने में मदद कर सकूं। बाहर निकलो। क्या सर्दी की छुट्टियां, खान की गर्मी की छुट्टियां? श्री ठाकुर के पास अथर्व सिंह से बात करने का समय कैसे था? उन्होंने अधीरता से अपना हाथ बढ़ाया और अथर्व सिंह को, जो रास्ता रोक रहा था, किनारे धकेल दिया। जल्दी से रोशन सिंघानिया के पीछे पीछे चले और राघव चौहान के सामने चल पड़े। मास्टर चौहान, यह क्या है? रोशन सिंघानिया ने पूछा। मेरी पत्नी के लिए घड़ी खरीदने से बॉस सिंघानिया हंसेंगे, राघव चौहान ने हल्के से कहा। रोशन सिंघानिया ने तुरंत वंशिका राठौर पर अपनी नजरें गड़ा दी और उनकी आंखों में आश्चर्य की एक चमक दौड़ गई। इंद्रप्रस्थ में इतनी अद्भुत महिला है। हालांकि दुनिया में केवल इस तरह की अद्भुत सुंदरता ही मास्टर चौहान जैसे विश्वगुरु के योग्य है। सिंघानिया परिवार के बारे में सोचते हुए दोनों भाइयों को अब भी शक था कि मास्टर चौहान अनिका के साथ संबंध बनाना चाहते हैं। वह मन ही मन मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। घर में इतनी खूबसूरत पत्नी के साथ कौन बाहर जाकर छोटी बच्चियों के साथ संबंध बनाना चाहेगा? श्रीमती चौहान वाकई खूबसूरत हैं। आप और मास्टर चौहान वाकई प्रतिभाशाली और खूबसूरत हैं, स्वर्ग में बनी जोड़ी। रोशन सिंघानिया ने तुरंत इंद्रधनुषी पाद मारी। हा, सिर्फ भाभी ही इतनी खूबसूरत और हसीन हैं जो मास्टर चौहान के लायक हैं। श्री ठाकुर भी चापलूस हैं। मास्टर, आपको कौन सी घड़ी पसंद है? बताए, मैं आपको दे दूंगा और दोबारा खरीदने का जिक्र मत करना। ये बहुत शर्मनाक होगा। आप जैसे बड़े बॉस इस प्रदर्शनी में आ सकते हैं। हम सब फल फूल रहे हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई पैसे खर्च करने की? श्री ठाकुर को देखकर, यहाँ तक कि रोशन सिंघानिया, जो कि बड़े बॉस हैं और श्री ठाकुर को उनकी चापलूसी करनी पड़ती है, राघव चौहान के प्रति इतने विनम्र हैं कि इसे चापलूसी ही कहा जा सकता है। झांग मंगिंग पहले से ही अवाक थे। उनके दिल में डर का एक निशान उभर आया। उनका शरीर कांप उठा और सभी हकलाते हुए बोले, श्री ठाकुर, क्या आप उन्हें जानते हैं? रुक्मिणी और अथर्व सिंह तो और भी अवाक रह गए। राघव चौहान, मास्टर चौहान, यह आदमी कैसा मालिक हो सकता है? नरम चावल खाने वाला मालिक, बेशर्म मालिक। वंशिका राठौर भी स्तब्ध रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बकवास, क्या मैं मास्टर चौहान को नहीं जान सकता? रोशन सिंघानिया के सामने अपनी धाक जमाने के लिए मिस्टर ठाकुर ने झांग मांगिंग के हाथ में घड़ी को घूरा और गुस्से से कहा, ये घड़ी मास्टर चौहान की है। हाँ, झांग मांगिंग हकलाया। बेवकूफ़, ऐसी घड़ी जो मानक के अनुरूप नहीं है, तुम उसे मिसेज चौहान को बेचते हो। मिस्टर ठाकुर गुस्से से बोले, क्या तुम मुझे अपमानित कर रहे हो? इतना सस्ता माल इतनी महान मिसेज चौहान के लायक कैसे हो सकता है? इस कीमत पर एक घटिया चीज़ उन बेचारे बेवकूफ़ों के लिए है जो कुछ अज्ञानी सोना खोदने वालों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री ठाकुर ने गुस्से से डांटा और तुरंत गुस्से से भर गए। मुझे वैशरॉन कॉन्स्टेंटिन क्लासिक हेरिटेज सीरीज 500 मिलियन से ज़्यादा वाली दे दो। जल्दी करो। अथर्व बगल में खड़ा था। उसका चेहरा नीला और सफ़ेद हो गया। क्या इस नीमा ने उसकी नाक की ओर इशारा करके उसे डांटा नहीं था? दुर्भाग्य से उसने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। वाह, अच्छा। झांग मंगिंग कांप उठा और उसने 580 मिलियन वाली घड़ी निकाल ली। श्री ठाकुर ने उसे छीन लिया और राघव चौहान को खुशामद भरे चेहरे के साथ दे दिया।
मास्टर चौहान, नाराज मत होइए, नीचे वाले लोग नासमझ हैं और मैं उनसे ज़रूर सख्ती से निपटूंगा। ये घड़ी बुरी नहीं है, यह मेरी भाभी के लायक भी नहीं है, कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए, ये मेरा दिल है। अरे, क्या तुम मास्टर चौहान को 100 करोड़ से कम कीमत की टूटी हुई घड़ी देने को तैयार हो? इस पर रोशन सिंघानिया ने भौहें चढ़ाईं, क्या कोई और भी महंगी घड़ी है? 1000 करोड़ से भी कम की टूटी हुई घड़ी। अथर्व सिंह, रुक्मिणी और बाकियों के गालों की मांसपेशियां फड़क उठीं। इस वक्त वे भिखारियों जैसे लग रहे हैं। नहीं, भिखारी भी नहीं। प्रेसिडेंट सिंघानिया, ये तो आज की सबसे महंगी महिला घड़ी है। श्री ठाकुर कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए और साथ ही अपनी छाती थपथपाते हुए वादा किया, साल की दूसरी छमाही में पाटेक पेरी 10 पीस की वैश्विक सीमा वाली एक महिला घड़ी लॉन्च करेगी, जिसकी कीमत 80 करोड़ होगी। मैं उस समय एक बुक करके श्रीमती चौहान को दे दूंगा। यह माफ़ी है। 80 करोड़। अथर्व सिंह और उन तीनों के गालों की मांसपेशियां फड़कने और मरने वाली थीं, खासकर अथर्व सिंह की, जो हमेशा ये दावा करता था कि वह दोनों कंपनियों का बॉस है। दरअसल दोनों कंपनियों के पास कुल मिलाकर 80 करोड़ की नकदी नहीं है। ये घड़ी जितनी अच्छी नहीं है। यह नीमा, ये लगभग तैयार है। रोशन सिंघानिया की भौहें तेजी से खुलीं और उसके चेहरे पर तुरंत एक मुस्कान आ गई और उसने राघव चौहान की ओर विनम्रता से देखा। मास्टर चौहान, तो आप बिना किसी परेशानी के ये घड़ी स्वीकार कर सकते हैं? क्या ये टूटी हुई है? अथर्व सिंह, रुक्मिणी, साथ नीमा, मैं इतना लंबा जीवन जी चुका हूँ, अब मुझे टूटी हुई शब्द भी नहीं पता। कुछ देर के लिए सब स्तब्ध रह गए। वंशिका राठौर का दिमाग खाली हो गया और उसने मूर्खतापूर्ण भाव से राघव चौहान को देखा। लगता है जैसे तकिए के पास बैठा व्यक्ति इस समय कितना अजीब और रहस्यमय है। प्रदर्शनी हॉल में सब स्तब्ध थे और सब आश्चर्य से राघव चौहान को देख रहे थे। ऐसा चेहरा होना किस स्तर का अमीर और जवानी है। चाहे कैसे भी हो, अब से इस व्यक्ति का रूप हमेशा उनके दिमाग में अंकित रहेगा।